धार्मिक कार्यों के प्रचार से, तुम बताओ, धार्मिक कार्यों के प्रचार से अर्जित धन टैक्सेबल नहीं? सत्ताईस। सब इसी पे फोकस करके रखा है क्या जी? तुम बताओ। यस सर, तुम बताओगे। मौलिक अधिकार के रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रावधान किसमें है? तो पूछे थे। कितने रीट्स हैं? नाम बताओ। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन और लास्ट में कैटेगरी। ठीक है। कौन सा वह रिट है जो अगर कोई लोक महत्व पद पर रहते हुए काम नहीं कर रहा अपना तो जारी किया जाएगा? परमानेंट। एक लोअर कोर्ट को जारी किया जा सकता है फैसला को देने से रोकने के लिए, प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। ठीक है। पोस्टमार्टम की संख्या किसको दी गई है? उत्प्रेषण से दी गई। ठीक है। चलो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी मौलिक अधिकारों को हम लोग देख रहे थे कि जो कि अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक। और चर्चा किए थे 12 में तो डेफिनेशन है, 13 में अगर कोई कानून मौलिक अधिकार का हनन करता है, पहले ही सरकार को बता दिया गया है कि अगर आपके किसी कानून की वजह से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, हम उस कानून को निरस्त कर सकते हैं। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। 14 से तुम्हारा अधिकार शुरू होता है और हम लोग 6 अधिकार को पढ़े। कितने अधिकार पढ़े? 6। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक अधिकार स्वतंत्रता, 29-30 शिक्षा एवं संस्कृति, 31 निरस्त हो गया है, अब है नहीं, और 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब 33, 34, 35 जो है इसको हम लोग अच्छे से आज समझ लेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारा मौलिक अधिकार पूरा खत्म हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको याद हो चुका है? होना चाहिए। जितना पढ़ रहे हो एक बार पढ़ लिया तो इसका मतलब तुम सबके कैटेगरी में आ चुके हो जो ऑलरेडी याद करके बैठा हुआ है, इसलिए याद होनी चाहिए। हम पहले बताए थे कि 32 तक तो ठीक है, इसके आगे देखोगे तो 33 और 34 इस दोनों में इस चीज की चर्चा की गई है कि तुम्हारा अधिकार कहाँ काम नहीं आएगा, मतलब कैसे कट किया जा सकता है तुम्हारे अधिकारों को, और तुम इसके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो। तो ये है 33 और 34। किसमें है? 33 और 34 दोनों अच्छे से याद रखोगे। 33 में कहा गया है कि हमारे देश में कुछ ऐसे सर्विस हैं जहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है। अगर उस डिसिप्लिन मेंटेन करने के चक्कर में अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन भी हो रहा है तो इसमें तुम्हारा मौलिक अधिकार काम नहीं आएगा, तुम बोल नहीं सकते हो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। मुख्य रूप से जहां पे डिसिप्लिन अभी तुमको देखने को मिलता है वो है पुलिस, आर्मी, यही सब मिलता है ना, इसी फील्ड का चर्चा किया गया। इसके अलावे कहीं पर भी, जैसे मान लो कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा हो जहां पर एक ड्रेस कोड दिया गया है, जहां पे एक कंडक्ट को मेंटेन करना जरूरी है। जैसे मान लो आर्मी में कोई गया हुआ है, इतना एकदम बड़ा बड़ा बाल करके रखा है तेरे नाम, ठीक है, और सामने में खड़ा है दुश्मन और बाल आ गया आंख पे, क्या करेगा वो? कहाँ गया? ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आर्मी में जाओगे सबसे पहले हेयर कट, यहाँ तक बाल, कोई टेंशन नहीं। अब खुजलाने लगा, हाथ में बंदूक है, पीछे एकदम खुजला रहा है क्योंकि बाल रहेगा खुजलाएगा। अब क्या करेगा वो बताओ? इसीलिए तुम देखो इतना छोटा छोटा करके बाल, एकदम पूरा, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। दूसरा, एक अगर दाढ़ी बाल ये सब बढ़ा रहे तो पहचान थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तुम्हारा आइडेंटिटी मुश्किल हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमको आउटडेटेड लगता है, हल्का फुल्का जैसे ये रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहचान ही लोगे, चाहे ये रहे या बिना इसके रहे। पर बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें, नहीं कुछ नहीं रह सकते हो, थोड़ा बहुत परमिशन देना चाहिए। ठीक है, हल्का फुल्का, ठीक है, रख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखने में स्मार्ट लगेगा, लेकिन नहीं, रखना ही नहीं है, एकदम साफ करो। ठीक है। तो कई लोग ऐसे हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, सेविंग करने के बाद बदमानुस लगता है। ठीक है, ऐसा कई लोग होगा, सेविंग करने के बाद अजीब लगेगा फेस देखने में, ऐसा बहुत लोग होगा। कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता। ऐसे हम भी उसमें आते हैं, हम खुद ही अपना फेस नहीं देखते हैं सेविंग करने के बाद 3-4 दिन। ठीक है।
अजीब लगेगा, लगेगा कुछ रख दिया है कोयला निकाल के, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर कंपलसरी किया जाता है। अब ये रखना मेरा अधिकार है, पर अगर इस डिपार्टमेंट में रहेंगे तो ये सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। क्यों? डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ये नॉर्मल रूप से तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी है। जैसे ही तुम ज्वाइन करोगे पुलिस डिपार्टमेंट में, सबसे पहला चीज जो होगा तुम्हारा सेविंग, और कुछ रहे चलेगा, ठीक है, लेकिन सेविंग सबसे पहला काम होगा। मूछ छोड़ के सब चीज हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल कंडक्ट है। इसकी चर्चा की गई है 33 में। किसमें क्या गया है? 33 मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध। क्या लगा हुआ है? युक्ति युक्त प्रतिबंध। इसका मतलब जहां जरूरत हो। ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि आर्मी में आए हो तो तुमको तुम्हारा सारा मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा, नहीं। लेकिन जितना जरूरी है, और सबसे हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या यूं कहे काटा गया है, वो आर्मी डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है? आर्मी। बहुत चीजों की आजादी नहीं होती है। जैसे एक बार ज्वाइन करोगे तुम पहले साइन कर देते हो कि ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखेगा। जैसे तुम्हारे ट्रेनिंग के समय में तुमको अगर बोल दिया कि पानी के अंदर 10 मिनट रहना है तो तुमको रहना पड़ेगा, चाहे मर क्यों ना जाओ, रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग का चीज है। जरूरत पड़ गया तो क्या करोगे? अगर बोल दिया तुमको सांप काट के खाना है तो खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमको आज इच्छा नहीं, आज मेरा मंगलवार है, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि तुमको जरूरत पड़ गया तो क्या करोगे। इसलिए तुम देखा होगा अलग अलग कमांडो जो होते हैं उसका अलग अलग तरह का ट्रेनिंग होता है, सबका लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। तो खैर वो सब पे अभी नहीं जाएंगे। तो याद रखोगे मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसमें कहा गया है? 33। जैसे डिपार्टमेंट, एक दो एग्जांपल याद रखोगे, पुलिस हो गया, सुरक्षा बल हो गया, खुफिया एजेंसी हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट में ये लगाए जाते हैं। तुम्हारे सारे मौलिक अधिकार का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। किसमें हो गया? 33। तो पहला चीज याद रखोगे 33 क्या हो गया? मौलिक अधिकारों को काटा जा सकता है। कहां कहां काटा सकता है? वैसा कोई डिपार्टमेंट जहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करना हो। एग्जांपल हम लोग याद रखेंगे, पुलिस, सुरक्षा बल, किसी में भी। सिर्फ इतना याद रखना, किसी भी डिपार्टमेंट में मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या काटा जा रहा है, वो आंसर होगा 33। कौन सा अनुच्छेद? 33। कौन सा? 33। 34 में क्या कहा गया है? 34 में कहा गया है किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लगता है। मार्शल लॉ वर्ड जानते हो क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब, मार्शल लॉ का मतलब सेना का शासन। क्या होता है? सेना का शासन। किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लगा है, मौलिक अधिकार ऑटोमेटिकली वहां पर, जैसा तुम्हारा जो हेड वहां का हेड होगा, जिसको इंचार्ज मिला जाएगा, आर्मी का जो ऑफिसर रहेगा, जैसा वो चाहे तुम्हारे मौलिक अधिकार का हनन कर सकता है। अगर वो बोल दिया, कोई बोलोगे नहीं अगले 4 घंटा तक, अगर एक भी आवाज आएगा तो गोली मार देगा वो, उसके पास अधिकार है। तुम नहीं बोल सकते हो कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, हम बोलेंगे काहे नहीं। अगर मार्शल लॉ कहीं पे लगा हुआ है, मार्शल लॉ का मतलब ही हुआ सेना का शासन। क्या हुआ? अक्सर मार्शल लॉ लगाया जाता है जहां स्थिति नाजुक हो, यानी स्थिति हाथ से बाहर निकल गया हो। जैसे मान लो तुमको कोई बोला कि सब शांत रहो, हल्ला गुल्ला नहीं करो, लेकिन तुम फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, चाकू निकाल लिया, मार काट कर रहा है। उन सारे क्षेत्रों में जनरली जहां पर लोग क्या बोलते हैं, अराजकता फैलाने के लिए आतुर हो जाते हैं, वहां पे क्या लगाया जाता है? मार्शल लॉ, सेना का कानून। वहां पे सेना का शासन चलता है। अगर सेना वहां पे जो शासन कर रही है कुछ बोल रही, नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर तुम इसके खिलाफ कोर्ट में जाने का प्रयास करोगे तो संसद के पास ये अधिकार है कि संसद एक बिल लाकर ये पारित कर देगी कि जो मार्शल लॉ के अधीन जो भी कानून बनाए गए हैं वो सारे कानून लागू होंगे। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसकी चर्चा किसमें की गई है? 34 में। किसमें की गई है? मार्शल लॉ के संबंध में। बस कीवर्ड याद रखना है। मार्शल लॉ का मतलब क्या हो गया? सेना का शासन। क्या हो गया? सेना का शासन। कहीं पर भी अगर सेना का शासन शुरू हो गया, मतलब सेना उसको कंट्रोल कर रही है, इसका एग्जाम्पल याद रखोगे, मोस्ट प्रोबेबली जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, कहाँ ऐसा होता है बार बार, तो नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। क्यों? वहां जानते हो वहां के लोग अपने आप को भारतीय मानने से इनकार कर देते हैं कई बार, ठीक है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आर्मी पर ही अटैक करने लगता है। कई ऐसे कानून बनाए गए इसके तहत, वो पढ़ाएंगे, जब कानून बताएंगे तब पढ़ाएंगे। इसके तहत बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। सेना अगर वहां पे शासन कर रहा है तो सेना जो तुमको बोल रहा है वो करना पड़ेगा, और ये संविधान में भी वर्णित है। कहाँ वर्णित है? 34 में। इसको थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और अराजकता को दूर रखने के लिए ये कानून बनाया गया। नहीं तब तो कोई भी, जैसे मान लो पुलिस को ढेला मार के भाग गया, अब सब कुछ देखा हुआ है, ये अक्सर होता है जम्मू कश्मीर सब साइड में, ठीक है।
अब वहां पर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, महीना दिन से ये चला जा रहा है, तो क्या वह नॉर्मल कानून व्यवस्था लागू रह सकता है? नहीं रह सकता है। अब सेना वहां पे आएगी और सबको ऑर्डर कर देगी घर से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि घर से बाहर अगर सब नॉर्मल निकल ही रहा है, 10 आदमी निकला, 20 से ढेला मार के चला जाएगा, पत्थर मार के चला जाएगा, कैसे पता चलेगा? सेना ऑर्डर कर दी, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। जब भी घर से बाहर निकलोगे मात्र एक आदमी बाहर निकलोगे और एकदम शांति से निकलोगे, घर घुसोगे। अब बोलेगा नहीं ये तो मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, तो नहीं हो सकता है। अगर क्या लगा हुआ है? मार्शल लॉ, ठीक है। और इस चीज को वैलिडेट कर सकती है कि उसके द्वारा लगाया गया कानून सही है, कौन कर सकती है? संसद। कौन कर सकती है? संसद। किस अनुच्छेद के तहत? 34 के तहत। 33-34 क्लियर हो गया। 33 में भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था और 34 में भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हनन इसको नहीं कहते, मौलिक अधिकार कट रहे हैं, ठीक है। 33 और 34 दोनों के तहत, ठीक है। 33 में कैसे कटा? अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो वहां पे भी क्या हो सकता है? मौलिक अधिकार का कटिंग किया जा सकता है, मौलिक अधिकार कम किया जा सकता है, ठीक है। और 34 में क्या है? अगर कहीं पे मार्शल लॉ लगे हुए हैं तो वहां पर भी तुम्हारे मौलिक अधिकारों का क्या हो सकता है? कटिंग किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन कम किया जा सकता है। क्या ये दोनों क्लियर हो गया? अब आ जाओ ऐसे क्या हुआ? हाँ बिल्कुल अलग अलग हुआ। राष्ट्रपति शासन का मतलब हुआ उस राज्य में वैधानिक रूप से फेलियर हुआ है वहां के गवर्नमेंट का, मतलब राज्य सरकार वहां पे अभी लागू नहीं है। राज्य सरकार अपना क्या बोल सकते उसको, बहुमत साबित करने में असफल है, या राज्य सरकार काम करने में असफल है, तो केंद्र सरकार शासन करेगी। समझ में आया? वो नॉर्मल सिचुएशन होता है, वहां पर शासन सत्ता बदलता है। मार्शल लॉ तब लगाया जाता है, ये पूरे राज्य में लगाया जाएगा जरूरी नहीं है, ये सेक्शनल लगाया जा सकता है। जैसे कई शहर है, उसमें से एक शहर में आतंकवाद का ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है, हर घर में तो आतंकवादी बैठा हुआ है, क्या नॉर्मल लोगों की तरह व्यवहार किया जा सकता है? नहीं किया सकता है, तो वहां पर लगाया जाएगा। ये सेक्शनल वाइज कुछ क्षेत्रों में लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा मार्शल लॉ और राष्ट्रपति शासन इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसका थोड़ा बहुत पहलू तुम भले सिमिलर देखता है कि आपातकाल में भी तुम्हारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। आपातकाल में क्या होता है? मौलिक अधिकार कम हो जाते हैं, और इसमें भी मौलिक अधिकार क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। तो ये तुम बोल सकते हो मौलिक अधिकारों में दोनों में छेड़छाड़ हो रहा है, तो दोनों में कोई समानता नहीं है, ठीक है। चलो अगला है ऐसे मामले जिस पर सिर्फ संसद कानून बनाएगा। ये है 35 में। किसमें है? 35 में। याद रखोगे कुछ ऐसे मामले दिए हुए मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जिस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, यानी विधानमंडल कानून नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा? सिर्फ संसद बनाएगा। एक एग्जांपल यहां से पूछा जाता है कि जो जॉब है, नौकरी है, इसमें डोमिसाइल लागू करना। देखे हो ना, अक्सर राज्य जो है वो डोमिसाइल लागू करता है। अभी हमारे यहाँ पे ऐसे परमिशन है कि राज्य चाहे तो डोमिसाइल लागू कर सकता है। देखे हो ना ये चीज, डोमिसाइल समझते हो ना? आवासीय, आवासीय मतलब कोई भी राज्य अगर है, अगर वो चाहे अपने यहाँ जॉब देने के लिए एक डोमिसाइल नीति लागू करे, मतलब यहाँ के राज्य के निवासी को ही हम जॉब देंगे, ठीक है, तो वो लागू कर सकता है। पर इसके लिए अगर कोई कानून बनाना होगा तो राज्य सरकार नहीं बनाएगी। ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूजन काफी होगा। तुम बोलोगे सर बोल तो रहे हैं कि राज्य सरकार लागू कर रही है डोमिसाइल नीति, आप फिर भी बोल रहे हैं कानून राज्य सरकार नहीं बनाएगी। तो ये राज्य सरकार लागू कर सकती है। कानून कौन बनाया है? संसद। कौन बनाया है? संसद। अगर संसद दूसरे दिन कानून पारित कर देगी, कोई भी राज्य डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेगा, तो क्या राज्य के पास ऑप्शन बचेगा? नहीं बचेगा। देखो दो तरह का चीज होता है। एक होता है जहां राज्य स्वच्छंद तरीके से कानून बना रहा है, हमको इच्छा है हम डोमिसाइल लगाएंगे, नहीं इच्छा है नहीं लगाएंगे, ये एक पहले से अपना तय रहता है। दूसरा चीज है कोई हमको बोला है आप चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो नहीं लगा सकते हो। ये बोलने वाला कौन है? संसद। संसद अभी परमिशन दी है, राज्य अगर चाहे तो डोमिसाइल नीति लागू कर सकती है और चाहे तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर सकती है। संसद अगले दिन कानून बदल देगा कि हम राज्य को ये परमिशन नहीं देंगे, डोमिसाइल लागू नीति नहीं होगा, मान लेते हैं, या डोमिसाइल नीति हर राज्य में कंपलसरी होगा, तो राज्य इसमें ये नहीं बोल सकता है कि हम लागू नहीं करेंगे। समझ में आ गया? यानी इस मामले में जो राज्य को तुम देख रहे हो, ये राज्य तभी वो काम कर पा रहा है जब उसको कौन आदेश दिया है? केंद्र। इसलिए याद रखोगे कुछ ऐसे मामले हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल यही है, जहां पे कंफ्यूजन भी होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जॉब में यानी नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, राज्य के पास, या दोनों के पास? संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। संसद अभी कानून बनाया हुआ है
कि राज्य चाहे तो डोमिसाइल नीति लागू करेगा, नहीं चाहे तो नहीं करेगा। इसलिए तुम देखते हो कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन आगे वाला कानून जब भी बदलेगा तो वो कौन बदलेगा? केंद्र बदलेगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 35 में। यानी ऐसे मामले जिस पर कानून कौन बनाएगा? सिर्फ संसद, और विधानमंडल इस पर कोई कानून नहीं बनाएगा। इसको किस अनुच्छेद में ये वर्णित है? 35, 33, 34, 35 क्लियर हुआ? 33 जो नहीं होगा वो लिख लोगे नोट्स में, जो नहीं होगा। 33 में क्या कहा गया है? किसी डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन की जरूरत, देखो पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, दिमाग में रिकॉल वो करेंगे जो हमको आसानी से याद रहे। किसी डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन की जरूरत है तो वहां पे अपने एम्प्लॉयज का वो अधिकार का हनन थोड़ा बहुत कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा गया है 33 में। अब डिपार्टमेंट एरिया बताओ, आर्मी के लिए मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से लागू होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 33 के तहत। कोई जगह दे दिया, बताएगा बताओ यहाँ पे मार्शल लॉ लगे हुए हैं या सेना का शासन चल रहा है, तो बताओ उनके मौलिक अधिकार कट किए जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 34 के तहत। मार्शल लॉ के दौरान बनाए गए कानून को कौन वैलिडेट कर सकता है? संसद वैलिडेट कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 34 के तहत, ठीक है। 35 में क्या कहा गया है? ऐसे मामले जिस पर कानून सिर्फ संसद ही बनाएगा, राज्य का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। किस अनुच्छेद में? 35 में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भाग 3 होता है तुम्हारा कंप्लीट। अब अगला है भाग 4, नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से शुरू होकर 51 तक जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। कल इससे पहले भी हम चर्चा किए होंगे जब भाग पढ़ा रहे होंगे कि नीति निर्देशक तत्व एक्चुअल में है क्या। अगर पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो बोले थे कि राज्यों के लिए ये निर्देश है। जैसे हम तुमको एक निर्देश दिए हैं कि अगर सचमुच कोई जॉब लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो रोज पढ़ो, रूटीन बनाकर पढ़ो, कॉपी लेके आओ, जो हम एक्स्ट्रा नोट डाउन करवाते हैं वो नोट करो और उसको जाके रिवाइज करो। और या क्या हम कंपलसरी बोल सकते हैं करने? बोल भी देंगे तो तुम नहीं करोगे, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एक सजेशन तुमको दिए कि अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। यही तो बोलते हैं ना, यही चीज है कि राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व तय किए गए हैं। किसके लिए किए गए हैं? राज्यों के लिए। पहला चीज यही याद रखना कि अनुच्छेद 36 से 51 तक जितने भी चीज हैं, ये सब किसके लिए है? राज्यों के लिए। किसके लिए है? राज्यों के लिए। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो भी चीज था, ये था भारतीय नागरिकों के लिए। किसके लिए? नागरिकों के लिए। यहाँ पर नागरिक का चर्चा किया गया है। लेकिन 36 से लेकर 51 तक जो भी चीज है वो किसके लिए है? वो है राज्य के लिए। कि आप ऐसा कीजिए, आपके यहाँ के रहने वाले लोग खुश रहेंगे, अच्छा रहेगा उनके लिए, आप ऐसा काम कीजिए, ये चीज लागू कीजिए, ऐसा कीजिए। ये राज्यों के लिए एक निर्देश है। तो क्या इन चीजों को लेकर हम कोर्ट में जा सकते हैं? आंसर है नहीं। ये एक तरह का सलाह दिया हुआ है और सलाह को लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसीलिए ये लोग अपने ही अनुच्छेद में पहले ही वर्णित कर दिया, इसमें दिए गए चीजों को राज्य लागू कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। इसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे, सबसे पहले इसमें यही वर्णित है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये कहा गया अनुच्छेद 37 में। किसमें कहा गया है? 37। अब बोलोगे 36 का छोड़ दिया, 36 में डेफिनेशन। 36 में क्या है? डेफिनेशन। वो सब एग्जाम में नहीं पूछता है। 12 में भी क्या था? डेफिनेशन। 36 में भी क्या है? डेफिनेशन। जब भी कोई नया चीज शुरू होगा सबसे पहले क्या दिया जाएगा? डेफिनेशन। तो वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो मेरा एग्जाम में कहां शुरू होगा? 37 से। अगर दे भी दिया एग्जाम में तो याद रखोगे, पहला चीज जो छोड़े हुए हर डिपार्टमेंट का उसमें क्या होगा? डेफिनेशन। 36 दे दिया तो निर्देशक तत्व के हिसाब से राज्यों का डेफिनेशन, ठीक है। तो 37 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मतलब किसी भी मामले को लेकर जो 36 से लेकर 51 तक है, इसको लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। इसको एग्जांपल से समझो कि तुम्हारे शहर में एक इमारत है जो कि मान लो 1600 ईस्वी का है, तो राज्य का यह फर्ज है उस इमारत का प्रोटेक्शन करे। क्या करे? प्रोटेक्शन करे, उसका संरक्षण करे, उसके सुधार के लिए जो करना है, स्टेप उठाना है वो उठाए और लोगों को उसको नुकसान पहुंचाने से रोके, क्योंकि ये धरोहर हो गया। क्या हो गया? धरोहर हो गया। पर नहीं कर रही है सरकार, तो क्या तुम केस कर सकते हो क्या कि बिहार सरकार उस धरोहर का रख रखाव नहीं कर रही है, इसलिए हम सरकार के पे केस कर रहे हैं? नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 37 के तहत। करना चाहिए, राज्य को करना चाहिए। नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है, करेगा कुछ दिन बाद। इसलिए तुम देखा है हमारे इसी नीति निर्देशक तत्व में ही लिखा हुआ है
आपके यहाँ रहने वाले लोगों का अच्छा पोषण का व्यवस्था आप कीजिए। क्या हर राज्य अच्छा पोषण व्यवस्था कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर देखोगे कि दे भी रहा है तो कोई कहीं पे कुछ दे रहा है, कहीं पे कुछ दे रहा है। अपने बच्चों के यहाँ पे जो खाना वगैरह का आंगनवाड़ी सब में व्यवस्था है, कहीं देखोगे आंगनवाड़ी में खीर, मक्खन, दूध, मलाई ये सब चल रहा है, और कहीं माड़ भात चल रहा है। ठीक है, जिसका जो औकात है उस हिसाब से चल रहा है। हमारे यहाँ भी एक गिलास दूध मिलता है ना जी, आंगनवाड़ी से हो कोई संबंधित, अंडा, दूध ये सब मिलता है। अब तो शायद अन्नप्राशन वगैरह भी होता है बच्चों का। ठीक है, पूरा व्यवस्था के साथ अन्नप्राशन व्यवस्था किया गया है। ठीक है, ये सब राज्य नहीं करेगी। मान लो कल से बंद कर देगी, क्या तुमको कंप्लेन कर पाओगे कि आंगनवाड़ी में देखिए ना बिहार सरकार बंद कर दी व्यवस्था, अंडा नहीं देती है सरकार? अब नहीं कर सकता है। इच्छा हुआ तो करेगी, नहीं हुआ तो नहीं करेगी, अपने सामर्थ्य के साथ। ये सब किसमें वर्णित है? नीति निर्देशक तत्व में। तो एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे। सबसे पहले 37 क्लियर हो गया कि नीति निर्देशक तत्व को लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। किसमें कहा गया है? 37 में। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में यही सब ज्यादा पूछता है। ठीक है, हल्का हल्का जो पूछ लिया वो तो ठीक है, नहीं तब यहां से 2-3-4 ऐसा क्वेश्चन है जो काफी पूछे जाते हैं। लोक कल्याण, एक वर्ड याद रखोगे। क्या याद रखोगे? लोक कल्याण। ये कहा गया 38 में। किसमें कहा गया है? 38। लोक कल्याण क्या होता है? लोगों का कल्याण। वाह, वेरी गुड। ठीक है, लोक कल्याण मतलब लोगों का कल्याण, वैसा व्यवस्था जिससे लोगों का कल्याण हो सके, उसकी चर्चा किसमें की गई है? 38 में। कैसे होगा लोगों का कल्याण? तो इसमें 3 चीजों का वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का। किसका किया गया है? राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। अब ये दोनों चीज अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, लोक कल्याण वर्ड और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये अगर तीनों न्याय मिल गया तो तुम्हारा कल्याण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मान लो समाज में तुम एक प्रतिष्ठित जीवन जी रहे हो। ठीक है, अगर राजनीति में देखोगे तो तुमको अधिकार मिले हुए वोट देने का, और राजनीति में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी सब तुम्हारे लिए है। ऐसा नहीं कि ये वोट देगा तुम नहीं दोगे, ये खड़ा हो सकता है इलेक्शन में तुम नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। ये भी अगर हो गया तुमको राजनीतिक मिल गया। आर्थिक न्याय, अगर पैसों का ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि कोई कमा के तुमको दे देगा, ठीक ठाक तुमको सोर्स मिले हुए हैं। ठीक है, तुम अपना जो धन है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो, या सरकार अगर तुम्हारे पास नहीं है तो सरकार थोड़ी बहुत तुम्हारा मदद कर रही है। मतलब आर्थिक रूप से भी तुमको स्टेबल करने का क्या कर रही है सरकार? प्रयास कर रही है। अगर ये तीनों मिल गया तो तुमको तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? 99% लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या है? पैसा। वो जो पुराना कहानी था कि जीवन जीने के लिए 3 चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। और दुख की बात है 99% लोगों का यही लक्ष्य आज भी है, रोटी, कपड़ा, मकान। इससे आगे 1% मात्र है जो कि नंगा होकर घूम रहा है। ठीक है, चाहे वो साइंटिस्ट बन गया है या नहीं तो दूसरा कोई फील्ड में चला गया है। ठीक है, साइंटिस्ट को भी इन तीनों चीज से कोई मतलब नहीं होता, पता है कि नहीं? क्योंकि वो पगला गया होता है। साइंटिस्ट जितने भी हैं, एक्चुअल साइंटिस्ट, वो तभी साइंटिस्ट बनता है जब वो पागल होता है। मजाक नहीं, सीरियस बात बोल रहे हैं। पागल इन से 2 तरह का हो सकता है, या तो दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दे, या दिमाग ज्यादा काम करने लगे। दोनों पागल ही होता है। किसी भी साइंटिस्ट को देखोगे ना, उसका पहनावा, ओढ़ावा, बात विचार, तुमको लगेगा ये साइंटिस्ट है, ये पागल जैसा नजर आएगा, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है उस सब चीज के लिए। हम एक बार एक बहुत बड़े रिसर्चर से मिले थे, उनके पास मोबाइल, हम 2014 के 13 या 14 में मिले होंगे, उनके पास मोबाइल था। उनका जो महीना का सैलरी होगा लगभग 8 या 9 लाख रुपए था। ठीक है, जहां पे भी वो पढ़ा रहे थे, काम कर रहे थे, 8 लाख रुपए महीना था, और लगभग 1 करोड़ रुपए सालाना आता था रिसर्च के लिए उनका। ठीक है, रूस उनको फंडिंग कर रहा था, भारत वाला फंडिंग नहीं किया। वो एक एलिमेंट पे खोज कर रहे थे, तो रूस से उनको फंडिंग आ रहा था। भारत से वो बहुत रिक्वेस्ट किए हमको रिसर्च करने के लिए फंडिंग दीजिए, तो भारत बोला इतना पैसा नहीं है, हम आपके सिर्फ रिसर्च के लिए इतना पैसा दे रहे हैं। तो रसिया वाला, वो शायद खोजे भी हैं कुछ, उसको पेटेंट करवा लिया है रूस, क्योंकि वही उसी के लिए खोजे हैं। भारत वाला मुंह देखते रह गया, ऐसा अक्सर होता है। खैर, उनका बता रहे हैं परावा उड़ावा। ठीक है, उनके पास यहाँ तक वो शर्ट पहनते थे। ठीक है, मतलब हमको लगता है मार्केट में जो मिलता होगा साइज इससे कोई मतलब नहीं, शर्ट है, हाँ है, दे दो। ठीक है, आ जाना चाहिए, यहाँ तक उनका शर्ट रहेगा। हवाई चप्पल पहनते थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कर नहीं सकते। मोबाइल जो उनके पास था, उस समय में स्मार्टफोन आ चुके थे, लेकिन उनके पास वो नोकिया 1116 मोबाइल है, वही मोबाइल था।
ठीक है, कुछ रहे उस मोबाइल में, भले उनका रिचार्ज उस समय में 5,000 10,000 हमेशा रहता था मोबाइल में, क्योंकि अगर बात करना है तो करेगा, नहीं करना है तो पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वाला सिस्टम तभी नहीं ना था, ये पैक वाला सिस्टम नहीं था, तभी रिचार्ज करवाना पड़ता था, तो कमी नहीं होना चाहिए उसमें, वो होता रहता था उनका। कहने का मतलब हुआ उनको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं था। इतना बड़ा बाल रखते थे, ठीक है, महीना 6 महीना में एक दिन इच्छा हुआ सैलून चले गए, बाल काट दो, कैसे काटे, काट दो खाली ठीक है, हो गया कार्य खत्म। तो ऐसे हम तो एक आदमी का एग्जाम्पल पता है, किसी का भी देखोगे सबका जीवन वैसा ही है। एपीजे अब्दुल कलाम को देखे हो ना, एपीजे अब्दुल कलाम, उनके पास क्या नहीं था, अगर देखोगे तो सब कुछ था और कुछ भी नहीं था। जब वो रिटायर हुए प्रेसिडेंट से तो उनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। वो जो घर से निकले 2 झोला किताब लेके निकले मात्र, ठीक है, और 2-3 जोड़ी कपड़ा था, कुछ था ही नहीं उनके पास। ऐसे बहुत लोग हैं। एस.सी. वर्मा का नाम सुने हो, नाम सुने हो? अगर कोई 12th में साइंस रखे हो, फिजिक्स, तो एस.सी. वर्मा का नाम सुना होगा, ठीक है। आज उनके पास अगर पैसा देखोगे तो महीना का लगभग 1 करोड़ से ऊपर आता होगा, पर उनको पता ही नहीं है कि पैसा का करें क्या, कोई यूज ही नहीं करते। उनके घर में आज भी एक तो बेड पड़ा हुआ है, एक तो सोफा पड़ा हुआ है, बस, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब नॉर्मल खाना पीना खाते हैं, उनको एसी का यूज नहीं है, एसी यूज नहीं करते हैं, पंखा में बैठते हैं, घर में एक तो बेड है और नॉर्मल जो 10-12 हजार रुपए सोफा है वही है, शौक ही नहीं है। कहने का मतलब हुआ जब आदमी ज्यादा ब्रेन का यूज करने लगता है तो शौक सब खत्म हो जाता है, ठीक है। चलो वापस, तो हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि अगर तुमको सामाजिक रूप से थोड़ा इज्जत मिल जाए, आर्थिक रूप से स्टेबल हो जाओ और राजनीतिक रूप से तुमको इज्जत मिल जाए थोड़ा, तो इसी को बोलोगे लोक कल्याण। क्या बोलोगे? लोक कल्याण। किस अनुच्छेद में वर्णित है? 38 में। किस में वर्णित है? 38 में, ठीक है। 39 तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और 39 में 2 ऐसा चीज है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इस पर काफी विवाद भी है। एक चीज सुना होगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन, सुने हो ना। हमारे यहाँ पे महिला और पुरुष के साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है। पुरुषों को 8 घंटा काम करवाकर 400 रुपए दिया जाता था और महिलाओं को 150 रुपए दिया जाता था। काम अगर हम देखे हैं, पुरुष से ज्यादा काम महिलाएं करती है। स्पेशली आदिवासी महिलाओं को देखोगे तो जानबूझ के ठेकेदार लोग लाता है ट्रक में भर भर के, आज भी हो रहा है। आज भी बिहार में जो काम होता है तुम देखोगे उसमें महिलाएं, रोड पे देखोगे बहुत सारी महिलाएं काम करती है, वो आदिवासी महिलाएं होती है, उसके लिए स्पेशल वो ट्रक भेजता है आदिवासी गांव के तरफ। बिहार में भी आता है, झारखंड से उठा के लेके आएगा, झारखंड में तो भरपूर होता है। वहां से उठा के लाया, तुमको दिन भर वो खटवाएगा और 5 बजे जाके 6 बजे छोड़ भी देगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नॉर्मल जो मेल काम कर रहा है उसको देना पड़ेगा 500 रुपए रोज, और उसको देता है वो 300 रुपए, 250-300 रुपए, और गरियाता भी है। मेल वाला तो भाग भी जाएगा, उसके पास मजबूरी है, भागेगी कैसे? क्योंकि घर नहीं चलेगा अगर भाग जाएगी तो। काम कौन करेगा? हस्बैंड उसका कमाता है, दिन भर ताड़ी पी के लेटा रहता है, वो अपना पैसा अपना के रखता है, तो बच्चा को पालने के लिए उसको कमाना पड़ता है। मजाक नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है, हम ऐसे समाज में रह रहे हैं। तो जबरन उसका लोग फायदा उठाता है, और आज भी हम देखे, आज भी बहुत जगह काम होता है। तो ये जो है ये ऑफिशियली चलता था, अब तो अनऑफिशियली चलता है, पहले ऑफिशियली चलता था। इसीलिए संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, मिलेगा नहीं, मिलना चाहिए। ये देख रेख करना किसका जिम्मेवारी है? राज्य का। करती है क्या राज्य सरकार? नहीं करती है। अब इसी को हम कोर्ट में तो जाके बोल नहीं सकते, इसको अलग से केस हुआ है, वो अलग चीज है। क्यों नहीं मिल रहा है? राज्य के खिलाफ नहीं किया है, मिलना चाहिए, इसके खिलाफ कोर्ट में केस हुआ था। लेकिन राज्य को संविधान में ही निर्देश दिया गया है। आप देखिए तो महिला और पुरुष के वेतन में वेतनमान अलग अलग ना हो। स्पेशली जो सरकारी नौकरी है उसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन जो डेली वेजेस वाले हैं, जो प्राइवेट है, वहां पे इस तरह का होता है। काम वही करवा लेगा, दिन भर काम करोगे वही रोड में तुम भी, और मेल भी, मेल को ज्यादा मिल जाएगा और फीमेल को कम मिलेगा। ये कहां वर्णित है? 39 में। कहां वर्णित है? 39 में, ठीक है। आगे चल के आएंगे ABCD अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ 39 से तुमको सवाल पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। कहानी सिर्फ याद रखना क्या है इसमें वर्णित, उसके बाद ABCD जब करेंगे। दूसरा एक और स्टेटमेंट जहां से सवाल आता है वो है कि फ्री न्यायिक सुविधा जो तुमको मिलता है। जैसे मान लो कि मेरे ऊपर कोई केस हुआ, या हम कोई केस करना चाहते हैं पर मेरे पास उतने क्षमता नहीं है कि हम वकील कर सकें, तो सरकार हमको वकील प्रोवाइड करवाएगी। समझ में आया? वो अलग बात है कि 99% चांस है कि हम जीतेंगे नहीं, क्योंकि जो तुमको दान में मिला है उसका वैल्यू तुम जान ही रहे हो कितना होगा, ठीक है। तो तुम्हारा न्यायिक हेल्प तो तुमको मिल गया,
न्याय के लिए वकील वगैरह तो मिल गया, पर इससे तुम्हारा जीत नहीं होगा। लेकिन ये तो तुम्हारा समाज का स्थिति हो गया ना। कानून ये कहता है कि अगर किसी के पास क्षमता नहीं है वकील वगैरह करने का, तो उसको विधिक सहायता मिलेगा। वकील वगैरह सब कौन करवा के देगा? सरकार करवा के देगी, ठीक है। वो अलग बात है कि तुम्हारा वकील वो लड़ ही नहीं रहा है, वो चुपचाप खड़ा हुआ है, हाँ सर बात तो सही है, दूसरे वाले पार्टी को बोलेगा, क्योंकि तुम तो पैसा दे नहीं रहे हो, तो पैसा कहां से आ रहा है उसका? दूसरे वाले पार्टी से आ रहा है चुप रहने के लिए, ठीक है। तो उससे पैसा ले रहा है और सरकार से भी पैसा ले रहा है। तो खैर वापस आओ, ये दोनों चीज एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों कहां वर्णित है? 39 में। कहां वर्णित है? 39 में। इसके अलावा इसमें यह भी है कि भारत के समस्त नागरिकों को, यानी तुम्हारे राज्य, देश नहीं, यहाँ राज्य का चर्चा करेंगे, जिस भी राज्य में हो वहां के समस्त नागरिकों को जीविका का एक समान स्तर पर रहना चाहिए फैसिलिटी। जीविका समझते हो? जीविका मतलब जीवन जीने के लिए, हाँ, जीवन जीने के लिए जो अवसर मिलते हैं, जो कमाई है, तुम कमाते हो डेली बेसिस पे या जैसे भी काम करते हो, इसके अवसर सबको समान रूप से मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भेदभाव कीजिए, चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, चाहे हमारे यहाँ पे शारीरिक रूप से कोई थोड़े से डिसेबल्ड हो, सबको अवसर मिलना चाहिए। इसलिए तुम देखा होगा जितना सरकारी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलता है, सबके लिए वैकेंसी रहता है ना। इसमें सिर्फ मेल फीमेल नहीं है, किसी भी स्तर पे, भले ही उसको भगवान मान लो एक आंख नहीं दिए, इसमें उसका क्या गलती है, या एक आंख उसका फूट गया तो इसमें उसका क्या गलती है? कुछ ऐसा सिचुएशन रहा होगा जो उसके साथ ऐसा हुआ, तो सरकार का यह दायित्व बनता है उसके लिए भी कुछ फैसिलिटी रखे। इसलिए जितना भी वैकेंसी निकलता होगा, तुम देखा होगा एलिजिबिलिटी के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में डिसेबल्ड के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहता है ना। अभी रिसेंटली तुम देखा कि महिलाओं को भी आरक्षण मिलता है अलग से, ताकि महिलाओं का भी योगदान हो, डिसेबल्ड को रहता है। तो यानी सभी वर्गों को हर एक जगह पर अवसर मिलने चाहिए, नहीं तब क्या होगा? महिला पुरुष को तो सब समझ में आ रहा है कि महिला पुरुष को समान करने का चक्कर में, पर मान लो ऐसा कोई डिपार्टमेंट, जैसे मान लो अभी कोई भी डीएम है, हमारे यहाँ पे कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो शारीरिक रूप से बिल्कुल अस्वस्थ है, क्या इस डिपार्टमेंट में होना चाहिए? देखो, हम ये नहीं बोल रहे नहीं होना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसे देखोगे तो क्या इस डिपार्टमेंट में वैसे लोगों की जरूरत है? हकीकत में देखोगे तो, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इस चीज को। अगर देखोगे एक जो जिला है उसका एक डीएम शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, क्या ऐसा कोई चाहेगा कि रहे? चाहेगा रहे? कोई माँ अपने बेटा को ये कहेगा कि तुम विकलांग हो जाओ या तुम्हारे आंख नहीं रहे? ऐसा कोई माँ चाहती है? नहीं। पर अगर हो गया वैसा बच्चा तो क्या जहर देके मार देती है? उसका अलग से कुछ केयर होना चाहिए ना। वैसे ही क्या कोई सरकार ये चाहेगी कि उसका डीएम विकलांग हो या डीएम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। पर अगर है वैसे लोग तो क्या वो कभी डीएम नहीं बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, देना हर एक राज्य का ये कर्तव्य है। एक एग्जाम्पल बताए सिर्फ तुमको, ठीक है। ये सबकी चर्चा किसमें की गई है? 39 में। तो 39A समान रूप से सभी को आजीविका का साधन मुहैया करवाना राज्य का यह दायित्व है, करवाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। ये समझ में आया? निःशुल्क विधिक सहायता, अगर किसी के पास वकील वगैरह करने का या किसी भी न्याय के हिस्से का पार्ट बनने का उसके पास क्षमता नहीं है, तो सरकार उसको प्रोवाइड करती है। और ये लागू भी है हमारे यहाँ, हर जगह देखोगे सरकार प्रोवाइड करती है। अगर तुम जाके कोर्ट में सिर्फ एक लिखित दे दोगे कि हम सक्षम नहीं है केस लड़ने में, वकील करने में, तो जज बोलेगा, तुरंत आदेश देगा कि अगले सुनवाई से पहले इसको क्या प्रोवाइड होना चाहिए? जज प्रोवाइड हो जाएगा। नहीं, ये ठीक है। तो अगले सुनवाई से पहले वकील होना चाहिए, जज प्रोवाइड होना चाहिए, सही है। चलो, तो ये किसमें वर्णित है? 29 के ए में। किसमें वर्णित है? 29 नहीं, 39A किसमें वर्णित है? 39A। दूसरा है सार्वजनिक धन का सार्वजनिक हित के लिए प्रयोग। क्या है? राज्य का यह दायित्व तो होना चाहिए कि जो सार्वजनिक धन है, पब्लिक का पैसा है, वह किसी एक के महल में नहीं जाना चाहिए। या उसका दोनों चीज वर्णित किया है कि एक जगह धन की एकाग्रता भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो पूरा टैक्स कलेक्ट करके और खर्चा कर दी किसी एक में, कि मान लो दारू बंद करवाना, एकदम लगा दिए सब पैसा, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप हर एक सबका पैसा जमा करके किसी एक जगह पे केंद्रित नहीं कर सकते हैं, ये भी इसी में कहा गया है। दूसरा, जो सार्वजनिक पैसा है उसका प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? सार्वजनिक हित के लिए। आप पैसा ले रहे हैं पब्लिक से, उसके पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रयोग कीजिए। इसलिए सरकार तुम्हारे लिए काम करती है, घर नल जल योजना है, रोड बनाती है, नाला बनाती है, सब पब्लिक वेलफेयर के लिए। नहीं तब पता चलेगा कि
तुम्हारी जो राज्य सरकार है उन्हीं के लिए सिर्फ व्यवस्था हो रहा है, मतलब सरकार के अहदेदारों के लिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सब किसमें कह गए हैं? 39 में। एक बार सारा देखो, पहला 39A में क्या है? समान रूप से सभी को आजीविका का साधन। किस चीज का साधन? आजीविका का साधन। और दूसरा निःशुल्क विधिक सहायता। तो अंडरलाइन कर लेना, निःशुल्क विधिक सहायता, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे तो एक बार सबको, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखोगे निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। दूसरा क्या है? सार्वजनिक धन का प्रयोग सार्वजनिक हित में हो। ये सब एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। सी में क्या है? धन की एकाग्रता न हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी जगह पैसा लेकर और एक जगह केंद्रित कर दिया। जैसे राज्य सरकार चाहे हम पैसा लेके एफडी कर देते हैं, ठीक है, जितना पैसा आए हम एफडी कर देते हैं, फिर मजा ही आ जाएगा, उसका टैक्स मतलब इंटरेस्ट जो आएगा वो खाएंगे। क्या सरकार कर सकती है ऐसा? नहीं कर सकती। शेयर बाजार में लगा देते हैं सब पैसा, ऐसा नहीं कर सकती है। सरकार को वो पब्लिक के हित में कार्य करना पड़ेगा और अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको देना पड़ेगा। इसीलिए तुम देखा है सबके डिपार्टमेंट में पैसा जाते रहता है, ठीक है। डी क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। यही दो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक है ए और दूसरा कौन सा है? डी। समान कार्य के लिए समान वेतन, अच्छे से याद रखना। 39A और 39D यही दोनों तुमको याद रखना है, बाकी पढ़ना है, ठीक है। 39A में क्या है? आजीविका का साधन और निःशुल्क विधिक सहायता। और 39D में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। ये दो अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद E और F देख रहे हो, इसमें वहां पर रहने वाले लोगों के लिए थोड़े से राहत वाली चीजें हैं, ठीक है। ई में कहा गया है कि आप मतलब राज्य सरकार का देखना या दायित्व होगा कि कहीं पर किसी का शारीरिक शोषण तो नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और हमको कोई काम पर रख लिया है और वहां दोनों हाथ से सामान उठाना है, समझना इस चीज को सिर्फ, तो क्या हम नॉर्मल आदमी की तरह उठा पाएंगे? तो मेरे शरीर का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं किया सकता है, ठीक है। अगर मान लो कोई बलशाली आदमी है, वो एक साथ 40 किलो वजन उठा रहा है, उसको कोई जो नौकरी पे रख लिया मजबूरी में, क्योंकि पैसा कमाना है, और उसको बोल रहा है 200 किलो वजन तुम उठाओ, क्या घिस के उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा? उठा लेगा। पर क्या उसके शारीरिक क्षमता का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? तो दोनों चीजों का वर्णन है, किसी के शारीरिक क्षमता का दुरुपयोग भी ना हो और किसी के मजबूरी का शारीरिक रूप से फायदा भी ना उठाया जाए। ये सब चर्चा किसमें किया गया है? 39E में। किसी के स्वास्थ्य का दुरुपयोग नहीं एवं अनुपयुक्त व्यवसाय के लिए मजबूर नहीं किया सकता। ये राज्य सरकार नहीं कर रही है, राज्य सरकार का दायित्व है कि आप देखिए अपने राज्य में कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है। इसीलिए कहीं पर भी गलत तरीके से कोई काम जबरदस्त करवा रहा है तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती है। नहीं ले सकती है कौन जी? सरकार का यह दायित्व है कि सरकार को यह देखना पड़ेगा, देखिए आप अपने यहाँ जाके कहीं जबरन तो नहीं हो रहा है किसी के साथ कोई काम, ठीक है। याद रखोगे किस अनुच्छेद में कहा गया है? ई में। किसमें कहा गया है? 39E। 39E। 39F में क्या है? 39F में है कि आपके यहाँ जो बच्चे पल रहे हैं और इसी का पालन ढंग से नहीं हो रहा है, जो बिहार और यूपी का बच्चा बढ़ते बढ़ते चैन हाथ में लपेटते हुए तलवार लेकर कट्टा लेके चलने लगता है। 39F में साफ साफ कहा गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि आप अपने यहाँ पल रहे बच्चों के लिए एक अच्छा क्या बोलते हैं उसको, एनवायरमेंट दीजिए उसको, ताकि बच्चा का विकास अच्छे से हो। अब हमारे यहाँ बच्चे का विकास किस एनवायरमेंट में हो रहा है? जहां पे आस पड़ोस में सब दारू पी रहा है, कट्टा लेके घूम रहा है और उसी को शान समझ रहा है, तो आगे चल के वो बच्चा भी किस रूप में विकसित होगा? उसी रूप में। इसीलिए तुम देखा होगा कि स्लम क्षेत्र जो होता है, स्लम समझते हो ना, झोपड़पट्टी क्षेत्र जो होता है, वहां का आज भी जो 80% बच्चा है, जो बड़ा हो गया तो हो गया, उसने जिंदगी जी लिया, 80% जो बच्चा और यूथ है वो सब लफंगा है कि नहीं है? क्या उनका कोई गलती है उसमें? अगर उनको सही, लफंगा समझते हो ना, लफुआ नहीं बोल रहे हैं, लफंगा बोल रहे हैं। लफंगा लफुआ का बड़ा भाई हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा और ऊपर हुआ, मतलब वो हर तरह का काम करेगा, ठीक है, चोरी चपाटे, लड़की छेड़ा छेड़ी, जो भी तुम गलत काम बोल सकते हो सब तरह का काम करेगा। अब ये बताओ वहीं का क्यों, वहीं का क्यों, दूसरे जगह का क्यों नहीं? आज तुम जितना देखा होगा जो ये इस तरह के छोटे मोटे काम में हमेशा लगे रहते हैं। कुछ लोग देखो, कोई भी गंदा कैरेक्टर तो किसी का भी हो सकता है, बड़े लोगों का, छोटे लोगों का, हर किसी का, पर ज्यादा आबादी कौन होता है इसमें इन्वॉल्व? जो निचले तबके के लोग हैं। क्यों ऐसा होता है? उनकी चाहत है क्या हम ऐसा ही रहें? नहीं, वो जिस माहौल में वो पले हुए हैं
वहां का लोग वैसा ही ट्रीटमेंट दे रहा है, और उसी में से जैसे मान लो 4 कट्टा वाला है तो उसका खूब सम्मान हो रहा है, तो तुम भी कल से क्या रखने का प्रयास करोगे, कट्टा, ताकि तुमको दिख रहा है मोहल्ले में इसी का इज्जत हो रहा है। वहां से बाहर निकलोगे तब तो पता चलेगा कि ये गलत तरीका है। तो यह राज्य का दायित्व है अपने यहाँ पे पल रहे बच्चे और युवा के लिए अच्छा वातावरण, इसको बोलते हैं स्वस्थ वातावरण उसको दे। ठीक है, किसमें कहा गया है 39 के एफ में, बच्चों तथा युवा को स्वतंत्र एवं स्वस्थ तरीके से विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। अब ये मिल रहा है तुमको तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि तुम सरकार के खिलाफ यहाँ पे केस नहीं कर सकते हो। देखिए हमारा राज्य सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, चलो 39 ए से लेकर एफ तक सब दिमाग में घुस गया। याद कितना रखना है फिलहाल अभी 2, ए और डी। अगर समान कार्य के लिए समान वेतन पूछे तो डी, निःशुल्क विधिक सहायता पूछे तो ए। ये एकदम 100% रट जाना है, लेकिन इसके अलावा भी एक बार पढ़ लेंगे हम। बी में क्या है, सार्वजनिक धन का प्रयोग सार्वजनिक हित में हो। सी में क्या है, धन की एकाग्रता ना हो। ठीक है, धन की एकाग्रता ना हो, एकाग्रता समझते हो ना, एक जगह पे सारा धन ना चला जाए, ये देखना राज्य का फर्ज है। डी में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला और पुरुष में वेतन को लेकर भेदभाव नहीं किया सकता है। ई में क्या है, किसी का शारीरिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम लोग एकदम शॉर्ट में याद रखेंगे, किसी के शरीर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब क्या है, ये तो पूरा पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा, बस कीवर्ड याद रखना है। और एफ में है कि बच्चे और युवा को स्वस्थ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए विकास होने के लिए, ताकि वो आगे चल के अच्छे नागरिक बने। ठीक है, ये कहा गया है ए से लेकर एफ तक। ठीक है, चलो आगे है ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, अब ये बच्चा जानता है अनुच्छेद 40। आज के बाद ये कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि ये याद करने वाला चीज नहीं है, ये आ जाने वाला चीज है। ठीक है, जो भी कंपटीशन में बैठता है बच्चा, उसको ये रटा हुआ है, मतलब कुछ पढ़े ना पढ़े 15-20 ऐसा अनुच्छेद होगा जो वो जानता ही है, सेट में बार बार देख रहा है। ये सब बहुत हल्का सवाल है, ये सब सिलेक्शन में आगे लेकर नहीं जाएगा, लेकिन नहीं आने पर सिलेक्शन में पीछे कर देगा। देखो 2 तरह का चीज होता है, एक होता है कि तुमको कोई धक्का दे रहा है पीछे से, और इतना धक्का दे रहा है कि तुम आगे बढ़ जाओ, तो वो फायदा हुआ। पर अगर वो हाथ हटा ले, धक्का दे नहीं पा रहा है, बस ऐसे रखा है, तो तुम गिर जाओगे पीछे, है ना। ये सब क्वेश्चन वही है, ये आगे नहीं पहुंचा पाएगा तुमको, लेकिन पीछे से जो क्या बोलते हो रोक के जरूर रखेगा। तो अगर गलती हो गया तुम पीछे हो जाओगे, लेकिन सही हुआ तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, सही करना ही पड़ेगा। चलो अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत। देखो हमारे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू है कि नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था लागू होना चाहिए, ये कहा गया है 40 में। किसमें कहा गया है, 40 में। पर पंचायती राज व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, ये कहा गया है किसमें, 243 में। किसमें कहा गया है, 243। तो 2 तरह के सवाल आते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में मिला, किस संविधान संशोधन में, 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था का पूरा स्ट्रक्चर कि पंचायती राज व्यवस्था कैसे होगा, यहां तो सिर्फ कह दिया, क्या कह दिया, ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए, क्योंकि ये नीति निषेध तत्व का चीज है, राज करे ना करे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, करना चाहिए कह दिया। लेकिन होगा कैसे, ये कहा गया भाग 9 में। किसमें कहा गया है, 9 में। अगर पंचायती राज व्यवस्था का स्ट्रक्चर पूछा जाए या उसकी संरचना पूछी जाए, किसमें हो जाएगा, भाग 9। याद है ना सबको, पंचायती राज व्यवस्था का स्ट्रक्चर यानी संरचना किसमें है, भाग 9। सिर्फ अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ ग्राम पंचायत का गठन का चर्चा किसमें किया गया है, किसमें किया गया है, 40, बस इतना ही करता है। यही सवाल आएगा, ये गठन वर्ड आएगा तभी ये करना, नहीं तो सबका आंसर होगा या तो 243 या उससे आगे वाला चीज। ठीक है, अगर सिर्फ दे दे तुमको ग्राम पंचायत का गठन का चर्चा किसमें किया गया है, 40, और ऑप्शन देके पता चल जाएगा। ऑप्शन में अगर 40 वाला रहेगा तो 243 का चर्चा नहीं करेगा, और 243 करेगा तो 40 का चर्चा नहीं होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तो ग्राम पंचायत का गठन की चर्चा किसमें की गई है, 40 में। ठीक है, इसके बाद 41, 42, 43 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता था, और अब इसी सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा, बताओ लोक कल्याण की चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 38। पहले ये सब पूछता ही नहीं था एग्जाम में, अब यही सब पूछता है। ठीक है, लोक कल्याण की चर्चा हो गई। अब 41, 42, 43 इसमें क्या है, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था है। ठीक है, सबसे पहले 41 में कहा गया है
कि लोगों को काम करने का अधिकार दिलाना या अधिकार होना चाहिए, ये राज्य का दायित्व है कि आपके यहाँ जो लोग हैं उनके पास काम करने का अधिकार होने चाहिए। अभी तुरंत हम चर्चा किए थे कुछ देर पहले कि जीविका का हमको साधन होना चाहिए। इसमें कहा गया है साफ साफ, 41 में साफ साफ कहा गया है कि अगर आपके राज्य में कोई डिसेबल्ड है या कोई कमजोर है किसी पर्पज से, आप उसके लिए अलग से व्यवस्था करवाइए, उनको भी समान अधिकार दीजिए जीवन जीने का। इसीलिए कई बार तुमसे पूछा जाता है काम करने का अधिकार का चर्चा किसमें किया गया है, किसमें किया गया है? 41 पर ध्यान दोगे ये अधिकार है नहीं समझ में आया। मौलिक अधिकार की चर्चा कहां से कहां तक की गई है? 12 से लेकर 35 तक। ये मौलिक अधिकार है क्या? आंसर है नहीं। पर यह शब्द सिर्फ कहा गया है कि काम करने या पाने का अधिकार आपके लोगों का है। ये जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की, उनको काम दे। समझ में आया कुछ? बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने में फेर लगेगा, नहीं समझोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। तुम यहाँ पर बिहार राज्य में हो, तुमको यहाँ काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तुम्हारा ये अधिकार है कि नहीं है? पर क्या काम मिलने का अधिकार मौलिक अधिकार है हमारा? मौलिक अधिकार तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। मौलिक अधिकार जो संविधान में लिखे हुए हैं वही है, वो है 6 अधिकार। कितने अधिकार हैं? 6। क्या उसमें कहीं देखा काम करने का अधिकार? नहीं देखा। कहीं पे देखा काम करने का अधिकार? नहीं देखा। तो अगर काम करने का अधिकार वहां नहीं है तो वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं होगा। पर क्या मौलिक अधिकार नहीं है तो हम अधिकार रखें कि नहीं रखें? रहना चाहिए ना हमारे पास काम करने का अधिकार, तभी तो पैसा कमाएंगे खाएंगे। तो राज्य का यह दायित्व है कि आपके लोगों के पास काम करने का अधिकार होना चाहिए। अगर वो डिसेबल्ड भी हैं तो भी आप उसके लिए अलग से व्यवस्था कीजिए। ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 41। तो एग्जाम में इतना समझाएगा थोड़ी ना, वहां डायरेक्ट पूछेगा काम करने की अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? किसमें? क्या ये मौलिक अधिकार है? नहीं है। क्या है ये? नीति निषेध तत्व। तो ये भी दूसरा सवाल बनता है, काम करने की अधिकार की चर्चा जिस अनुच्छेद में की गई है वो किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? नीति निषेध तत्व। पहला ही ऑप्शन देगा मौलिक अधिकार। जैसे ही तुम अधिकार देखोगे मार दोगे, तुम मारना मत, क्योंकि अधिकार वो 6 ही है जो पढ़ाए हैं, उसके अलावा कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। तो काम करने के अधिकार की चर्चा हमारे कहां पे है? नीति निषेध तत्व में। इसमें विशेषकर क्या कहा गया है? कुछ विशेष परिस्थिति जैसे कि बुढ़ापा, बेरोजगारी एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब बहुत सारे फील्ड है इसमें। अब इसमें सिर्फ यही लोग सोचता है कि विशेष परिस्थिति मतलब बुढ़ापा आ गया या कोई विधवा है, ठीक है, या मान लो शारीरिक रूप से डिसेबल्ड है, सिर्फ यही। ये भी नहीं होता है। अगर आपके यहाँ बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी एक विशेष परिस्थिति है कि नहीं है? राज्य का यह दायित्व है कि नहीं है कि आपके यहाँ पे जो युवा है उसको काम दीजिए। आप नहीं काम दे रहे हैं तभी तो बेरोजगार है। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं हम काम करना चाहते हैं पर काम हमको मिल नहीं रहा है, और एक होता है धो कौन करता है। तो धो कौन करता वाला का कोई माँ बाप नहीं है। लेकिन अगर कोई चाह रहा है हमको काम चाहिए पर काम ही नहीं है तो करेगा क्या? जैसे मान लो 1 लेबर की आवश्यकता है और 10 लेबर खड़ा है, कितना को काम मिलेगा? क्या 10 खड़ा था तो उसमें रेस्ट 9 का कोई गलती है? उसको मिलना चाहिए था काम, की नहीं मिलना चाहिए था? इसका मतलब वो ऑलरेडी लाइन में खड़ा है काम लेने के लिए। तो राज्य में अगर नहीं है, इसीलिए तुम देखा होगा बेरोजगारी भत्ता मिलता है। क्या मिलता है? क्या कंपलसरी है बेरोजगारी भत्ता देना? कितना? यस सर। कहाँ कंपलसरी है जी? बेरोजगारी भत्ता मिलना कंपलसरी नहीं है, पर राज्य को लगता है कि मेरे यहाँ पे काम नहीं है तो हम अपने युवाओं को बेरोजगार रखे हुए हैं, इस वजह से उसको थोड़ा सा हम सहायता कर देते हैं। कितना मिलेगा ये भी कंपलसरी नहीं है। राज्य चाहे तो दे सकती है अगर उसके पास एक्स्ट्रा फंड है तो। इसलिए अक्सर राज्यों में तुम देखा होगा बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है। हमारे यहाँ पे भी बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है। ठीक है, अगर तुम काम करना चाह रहे हो पर काम हम दे ही नहीं पा रहे हैं, राज्य में कोई काम ही नहीं है, तो तुम जाओ रजिस्टर करवा लो, हमको काम करने की इच्छा है। वो बोलेगा जब बुलाएंगे कि तब काम करने के लिए आना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो मार के भगा देगा। जाने के लिए तुम तैयार रहोगे, काम नहीं है तो तुमको पैसा दे देगा, जिसको हम बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरोजगारी भत्ता। इसी के लिए एक अलग और व्यवस्था किया गया। मनरेगा का नाम सुने हो? मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा। ठीक है, क्या है ये? 100 दिन का अनिवार्य कार्य। 100 दिन का अनिवार्य कार्य मतलब साल में राज्य का यह दायित्व है वह तुमको 100 दिन का काम दे। कितने दिन का काम दे? 100 दिन का। अगर तुम रजिस्टर्ड हो तो ऐसा नहीं घर आके बोलेगी काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, मनरेगा में नाम लिखा देते हैं। ये नहीं, जो इच्छुक है, जो ऑलरेडी नाम रजिस्टर करवाया हुआ है
कि हम काम करने के लिए, चाहे कोई भी काम दीजिए हम करेंगे, चाहे वह तालाब खोदना हो कि पेड़ पे चढ़ना हो, जो भी काम दीजिएगा हम करेंगे, क्योंकि हम काम करने के लिए तैयार है, काम ही नहीं मेरे पास, जाकर रजिस्टर्ड करवा लो। और 100 दिन का अगर काम में तुमको नहीं दे पाई सरकार, तुमको 100 दिन का पैसा देगी, फ्री में पैसा देगी, बिना किसी काम का, नहीं तो तुमसे कुछ काम करवाएगी। इसमें सबसे अधिक धांधली अगर किसी स्कीम में होता है एकदम रियल तरीके से, तो वो कौन सा स्कीम है? मनरेगा। फंड आता है, केंद्र सरकार भी पैसा देती है, फंड आता है, अक्सर जगह देखा गया है कि पहले पोखर खोदवाता है और फिर पोखर भरवाता है, यही काम लगाता है, ठीक है, कोई काम ही नहीं, मतलब इसको इलॉजिकल तरीके से आ रहा है। आज देखो कि गांव में बहुत ऐसा होता था, टेंडर मिलता था इसका, अब तो डायरेक्ट पैसा जाता है, पहले जैसे गांव का अभी भी पैसा लेता है, शायद जो भी पैसा आएगा तुम्हारा उसमें से बोलेगा तुम निकाल लो अकाउंट से, 200 रुपए है, तो एक एक घर से अगर 5 आदमी 7 आदमी सबका नाम रजिस्टर्ड है, कोई काम करने नहीं जा रहा है, सबके नाम पे पैसा आ रहा है। तुम्हारा अगर मान लो 200 रुपए आया, उसमें 50 टका उसको दे दिया, तुम्हारा क्या घाटा है? ठीक है, कोई घाटा नहीं, 150 रुपए तो आएगी तुमको, ठीक है। तो ऐसा प्रावधान हमारे यहाँ, और मिसयूज भी होता है, पर सरकार का ये दायित्व था कि इसके तहत कोई काम करना चाह रहा है तो आप उसको काम दीजिए, जबरदस्ती दीजिए उसको, अगर वो चाह रहा है तो, नहीं है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। इसी के तहत एक प्रोग्राम लाया है, क्या है उसका नाम? मनरेगा। क्या है? मनरेगा, ठीक है। अब याद रखोगे, कई बार अगर इससे सवाल पूछा गया तो मनरेगा संबंधित कौन कौन सा अनुच्छेद है? 21, 41 और 43, लेकिन मुख्य अनुच्छेद कौन सा है? 41, क्योंकि 41 में ही वर्णित है काम करने का अधिकार। क्या वर्णित है? काम करने का अधिकार। और मनरेगा इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया था कि लोगों के पास काम करने का अधिकार है तो आप उसको काम दीजिए, नहीं दे रहे हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा जबरन, ठीक है। तो मुख्य रूप से 41 है, लेकिन 21 और 43 को भी अपने अंदर रखा हुआ है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का कहीं यूज नहीं होता है, जो समझाए वो बताओ, क्या बताए थे इसका? गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अधिकार बताए थे ना। क्या बोले हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा, उसका दिन टल गया, ठीक है। फिर तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछ ले, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो मार दो एक, पर उससे सवाल नहीं आता है। तुमको सवाल क्या आता है कि बताओ गुणवत्तापूर्ण या सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अधिकार किसमें है? किसमें है? 21 में। गुणवत्तापूर्ण जीवन बहुत ब्रॉड टर्म है। गुणवत्तापूर्ण जीवन का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो कोई आदमी भीख पर जीवन जी रहा है तो क्या उसका जीवन गुणवत्तापूर्ण है? बहुत लोगों का सुना होगा, कमजोर हैं, गरीब हैं, कमा के खाएंगे पर भीख लेकर नहीं खाएंगे, और वो शख्स चौड़ा होके चलेगा कि स्वामी दिन भर काम किए, 300 रुपए लेकर आए, किसी का घर लूट के थोड़ी ना आए जी, किसी का भीख थोड़ी ना खाते हैं, कमा के खाते हैं। ये होता है गुणवत्तापूर्ण जीवन। अगर उसको काम करने की इच्छा है फिर भी नहीं मिल रहा है और तुम उसको बोल रहे हो आज भूखा है, लो 20 टका खा लो, क्या वो सर उठा के कभी देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो तुम्हारा जीवन गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, उसके लिए तुमको आजीविका का भी साधन होना चाहिए ना। और इसी के लिए एक अनुच्छेद, एक व्यवस्था आया मनरेगा। क्या 21 को भी समाहित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मनरेगा 21 को भी करेगा और मुख्य रूप से 41 को करेगा। 43 को भी आ रहे हैं, तो वहां समझ में आएगा 43 को कैसे करता है। क्या 41 समझ में आया? एक लाइन पहले याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, काम करने का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में? किसमें है? 41 में। अगर इसको एक्सप्लेन करें तो रखोगे कुछ विशेष परिस्थिति जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी एक्सेट्रा में सार्वजनिक सहायता जैसे शिक्षा, काम एवं लोक सहायता का मिलना, यह राज्य का दायित्व है। एग्जाम्पल देखोगे, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, मनरेगा योजना एक्सेट्रा। विधवा पेंशन भी मिलता है, बालिका को भी कुछ पैसा वगैरह शायद हमारे यहाँ पे मिलता है, लड़कियों को मिलता है ना, ठीक है। ऐसा बहुत सारा स्कीम होता है जो हमारे यहाँ पे डिसेबल्ड के लिए या कमजोर वर्गों के लिए चलाया जाता है। वो सब किसके अंदर चलाया जाता है? 41 में, ठीक है। चलो अगला है राज्य काम की न्याय संगत एवं मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करेगा। काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह काम हो रहा है, फैक्ट्री वगैरह संचालित हो रहा है या कोई भी ऑफिस संचालित हो रहा है, वहां पर वहां के लोगों को बढ़िया से काम करने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे कि अभी मान लो यहाँ सब पढ़ रहे हो, हम इसमें एक एक जगह जहां 4 बैठे हो वहां 7 बैठाते हैं एकदम ठूस ठूस के, और चारों तरफ से एकदम सील पैक है, एक जरा हवा भी नहीं आ रहा है, और रोज 5 बच्चा बेहोश हो रहा है, ठीक है। तो क्या गुणवत्तापूर्ण जगह मिला तुमको? ये तो तुम्हारी मजबूरी भी हो सकती है क्योंकि तुम पढ़ने आ रहे हो, ठीक है, तो जबरन किसी तरह काम मतलब पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये काम करने की व्यवस्था होती, काम करने का जगह होता, तब तो तुम्हारा जीवन और नर्क बन जाता।
क्योंकि यहाँ तो तुमको पता है कि हम 2 घंटा रहेंगे, 3 घंटा रहेंगे, पर उसको रोज रहना है सुबह 8 या 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो क्या उसके जीवन का मतलब शरीर का क्या होगा, ये तुम समझ पा रहे होगे। इसीलिए राज्य का यह दायित्व है अपने यहाँ संचालित जितने भी काम करने वाले जगह हैं, स्थल हैं, वहां पर आप देखिए कि उन लोगों के लिए बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं है, और उसके तहत काफी सरकार एक्शन भी लेती है। मुख्य रूप से टारगेट इसमें किया जाता है महिलाओं को। क्या किया जाता है? महिलाओं। एक सिंपल सा एकदम बहुत छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कि महिलाएं कहीं पर काम करती है, 1 घंटा का तो काम उसका भी नहीं है, सुबह 8 बजे से या 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अगर शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो पुरुष का शौचालय रुकेगा तो नहीं, ये तो तय है, कहीं भी जाएगा किसी को दीवार गंदा करके आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम जीवन है हमारा। लेकिन महिलाएं कहाँ जाएगी? कहीं व्यवस्था है क्या? तो अगर वो जगह पे महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं बनाया गया है तो क्या महिलाएं वहां काम करने में सक्षम होगी बढ़िया से, या स्वास्थ्य पे असर होगा? स्वास्थ्य पे असर होगा। और हमारे देश में अक्सर जो किडनी फेलियर या किडनी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं वो है महिलाएं। लगभग 60% महिलाएं जो होती है बाहर काम करने वाली है, लगभग जो देखो हाई क्लास का हम बात कर ही नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं लोअर और लोअर क्लास का, जहां पे व्यवस्था चाहिए। अब कोई कहीं की सीईओ है, क्या उसको टॉयलेट की आवश्यकता है बनवाने के लिए सरकार को? वो तो अपना उसका ऑफिस है। हम लोअर क्लास का बात बोल रहे हैं, जो कामगार हैं, इनके लिए अक्सर देखोगे महिलाओं के लिए कहीं व्यवस्था नहीं है, ना मार्केट में व्यवस्था रहता है ना और कोई। इसीलिए जो किडनी प्रॉब्लम से शिकायत है वो लगभग 60% महिलाओं में होता है। क्यों? क्योंकि जो टॉयलेट है उसको काफी देर रोक कर रखती है। ये रोकना एक तरह से गुनाह है शरीर के लिए, ठीक है। इंडिकेशन आया टॉयलेट का तो जाओ, अब रोकोगे तो 10 मिनट आधा घंटा ये हुआ। अगर तुम इसको 5 घंटा 4 घंटा रोक रहे हो तो कई बार ब्लैडर भी फट सकते हैं। अगर नहीं ब्लैडर फटेगा तो ब्लैडर में सूजन आ जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म में वो कैंसर का शिकायत भी कर सकता है। और महिलाओं को जो शिकायत होता है अधिकतर ये ब्लैडर का ही शिकायत होता है, क्योंकि पेशाब रोक कर बैठी हुई है, अब मार्केट गई हुई है दोपहर 12 बजे और घर लौट के आएगी रात को 8 बजे, कहीं व्यवस्था ही नहीं है। इसीलिए सरकार काफी प्रयास कर रही है इसको लेकर। अभी कई जगह पे तुम योजना सुना होगा, महाराष्ट्र में एक योजना चला था राइट टू पी, पी मतलब पेशाब करना, ठीक है। एक योजना चलाया गया था राइट टू पी। तुमसे पूछा जाएगा कहाँ चलाया गया था? महाराष्ट्र में। पेशाब करने का अधिकार कहाँ जाएगी? पुरुष तो कहीं भी कर लेगा, महिलाएं कहाँ जाएगी? तो मुख्य रूप से महिलाओं को टारगेट करके बनाया जा रहा है। अभी काफी जगह देखोगे पिंक टॉयलेट का चर्चा हो रहा है, ठीक है, महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था। ये सारी चीजें जो है किसी कार्यस्थली पर रोज होता है तो वहां पर विशेष प्रावधान होने चाहिए। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 42 में। और खासकर महिलाएं जो प्रसूति महिलाएं, प्रसूति समझते हो, प्रेग्नेंट महिलाएं, उनका जीवन तो और लोगों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। एक तो पहले शारीरिक रूप से कमजोर है और स्वस्थ है, ये हकीकत है। बताए होंगे जब बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बताए होंगे जैसे महिलाएं प्रेग्नेंट होती है 2 चीज का आवश्यकता शरीर में बहुत जरूरी है, वह है आयरन और कैल्शियम, इसके बाद है प्रोटीन। ये तीनों चीजें भारत में नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें महिलाओं को तो नहीं ही मिलता है। घर में पुरुष है वो अंडा खाएगा 5 ठो, महिलाएं खाएगी 8 ठो, ठीक है, किसी तरह। नहीं तो अंडा चावल बना तो महिलाएं रस चावल में काम चला लेंगे और आएगा साला अधेड़ उम्र का आदमी खा लेगा 8 ठो अंडा। एक बार सोचता भी नहीं है कि एक बार बोले तो कम से कम तुम भी एक तो खा लो, अपना खाने पेट भरने लगाता है। ये मानसिकता है हमारे यहाँ के पुरुषों का, ठीक है। घर आया दबड़ के खा लिया, महिलाएं नमक चावल खा रही है, ठीक है। अरे गधा, कम से कम पूछ तो लो खाना बनाया तुम्हारे लिए बचा है कि नहीं बचा। ये गांव में ज्यादा होता है, आया खाना बन गया है, हाँ लगा खाना है, बैठ गया खाना खाने के लिए, बहुत चावल और चावल, इतना सा चावल बचा है, दाल खत्म हो गया, भुजिया खत्म हो गया, नमक चावल मिला के खा ली। ये दुर्भाग्य है हमारे यहाँ की स्त्रियों का, और ये जीवन हो रहा है, जी रही है, क्या करोगे। तो जैसे महिला प्रेग्नेंट होती है, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन, ये तीनों का कमी हो जाता है और ये खाना में मिलता भी नहीं। ऊपर से वो काम भी कर रही है। अब मान लो उसके साथ अगर नॉर्मल व्यवहार होगा जैसे आम लोगों के साथ होता है तो उसका और ज्यादा स्थिति खराब होगा। इसीलिए स्पेशली प्रसूति सहायता को लेकर इसमें खास वर्णन किया गया है। याद रखोगे, प्रसूति सहायता का वर्णन कहाँ किया गया है? 42 में। किसमें क्या गया है? 42, ठीक है। और मुख्य रूप से इसमें है तो सभी के लिए कि राज्य काम की न्याय संगत एवं मानवीय परिस्थिति को सुनिश्चित करेगा कि वहां पे हवादार माहौल होना चाहिए, पीने का पानी का व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है, टॉयलेट का व्यवस्था होना चाहिए। ये नॉर्मल होता है और सरकार धीरे धीरे इन सब चीजों को लेकर एक्शन भी ले रही है। पहले तो ये सब ऐसे ही संविधान में लिखा हुआ था, इस सब का कोई जरूरत नहीं है।
कहीं पे लागू ही नहीं होता है। लेकिन अब जैसे जैसे राज्य में डेवलपमेंट हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, तुम अपना मत देखो, तुम्हारा घटिया राज्य है और रहेगा भी, यहाँ जाति के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, और भारत में धर्म के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो थोड़े बहुत विकास हो रहे हैं वहां पर देखोगे इन सब चीजों पर ख्याल किया जा रहा है। किस अनुच्छेद में वर्णन इसका 42 में। खासकर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, प्रसूति सहायता किसमें वर्णित है। देखो जो कीवर्ड जहां जहां बता रहे हैं वो अच्छे से याद रखोगे। प्रसूति सहायता अगर पूछ लिया क्या आंसर होगा 42। अगर पूछ लिया कि बताओ कहा गया काम करने का अधिकार का चर्चा कहां किया गया, किसमें किया गया है 41 में। वर्णन डाल के भी पूछा सकता है, लेकिन ये कीवर्ड सब अच्छे से याद रखोगे। अगला है, इससे ज्यादा सवाल आजकल पूछे जाते हैं, कौन सा ये 43। इससे बहुत सवाल आता है, अच्छे से याद रखोगे। और अक्सर बच्चा को ये नहीं आता है क्योंकि ये सब डिफिकल्ट हो जाता है ना, पढ़ता ही नहीं है। वो 2-4 आगे का हल्का हल्का पढ़ेगा, हो गया, मौलिक अधिकार आते आते दम टूट जाता है। ठीक है, वो सिर्फ यही याद रखता है कि 51A में मौलिक करते हुए आगे बढ़ो। अब वो दिन लग चुका है इन सारे चीजों का। पूछा जाएगा कि 51A के कहां पे कौन सा मौलिक कर्तव्य है, वैसे ही ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखोगे। कर्मगारों का अधिकार का चर्चा किसमें किया गया है 43। अभी तक तुम सब देखा 41, 42, 43 ये सब काम से संबंधित है। किससे संबंधित है, काम से। लेकिन 43वां जो अनुच्छेद है इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो लोग काम करने वाले हैं या काम करने को इच्छुक है उनके अधिकारों की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखना भी किसका काम है, राज्य का। और इसी को और विस्तार भी किया गया, इसको एक बार पहले पढ़ लो। इनके जीवन स्तर को बेहतर करना, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, क्या है ये, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी। इस बार के सीजीएल एग्जाम में पूछा है ये बताओ श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। अब बताओ, जो बच्चा ये नहीं बढ़िया से पढ़ा है या ये चीज को नहीं समझ पाया है वो कर ही नहीं पाएगा इस चीज को। ठीक है, तो याद रखना 43 में ये कहा गया है कि आपके यहाँ काम करने के लिए लोग तैयार भी हो गए, काम आप दे भी रहे हैं, पर इतना तो उसको सैलरी मिलना चाहिए रोजाना को खाना खा ले। हमारे यहाँ पे गरीबी रेखा का डेफिनेशन देखोगे तो खड़े खड़े बेहोश हो जाओगे। ठीक है, गरीबी रेखा के डेफिनेशन के लिए 2 तरह का चीज आता है, एक होता है पैसा और दूसरा होता है कैलोरी। कैलोरी वाला तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, पैसा वाला बताते हैं। ठीक है, वो इंसान जो अभी चल रहा है, जो इंसान 27 रुपए पर डे कमा रहा है वो गरीब नहीं है। समझ में आया, किसी के पास अगर 27 रुपए पर डे है, हाँ ग्रामीण क्षेत्र में ही, तो वो गरीब नहीं है। अब सोचो एक प्लेट खाना खाने में कितना लगेगा आज के डेट में, अगर इतना भी गरीब क्यों ना हो, सत्तू खाएगा ना, गरीब है तो सत्तू खाएगा। और गरीब आदमी का खाना अमीरों से ज्यादा होता है, पता है कि नहीं, क्योंकि काम भी तो करना है। अगर वो सत्तू खरीद के खाएगा तो हमको लगता है लगभग 30-35 रुपए तो लग ही जाता होगा कम से कम एक बार में। उसको कम से कम तो 2 बार खाना चाहिए, तो 70 रुपए का तो एक आदमी खाना खा रहा है, उसका चाटो परिवार भी होगा क्योंकि उसी के भरोसे जी रहा होगा। खैर परिवार को छोड़ दो, तो 70 रुपए का वो सिर्फ खा रहा है, अभी गया भी नहीं है। जाने के लिए उसको 5 रुपए चाहिए सर, क्योंकि जो ओडीएफ हो गया है, मतलब क्या बोल सकते हो, बाहर में लेटरिन करना मना है, तो जाएगा कहाँ, शौचालय गंदा है, तो सरकारी व्यवस्था चाहिए उसको कहीं जाने के लिए, नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट में जाएगा। 5 टका कम से कम लगेगा कि नहीं, 2 बार वो भी जाएगा 10 टका। पीने के लिए भी पानी नहीं मिला है, पीने के लिए पानी नहीं मिला है, बेचारा पानियों पिएगा कि नहीं, 20 टका का बोतल। वो देखोगे तो मिनिमम अगर उसको एक अच्छा जीवन जीने के लिए, मतलब स्वस्थ जीवन, अच्छा तो नहीं बोल सकता, 100 टका उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी बीमार का कोई चल रहा है, मरोगे बीमार हो गया तो एक ही इलाज है, मृत्यु। ठीक है, और कोई इलाज है, जहर खाने का पैसा भी नहीं बचा है, क्योंकि 100 टका खर्चा पर डे जोड़ चुके हैं। ठीक है, पर सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, 27 टका अगर कमाते हो जीवन जियो लाला, कोई दिक्कत नहीं है, तुम गरीब नहीं है। ठीक है, फिर वापस आओ। तो कामगारों का अधिकार, जहां पे वो काम कर रहा है वहां पे अधिकार तो उनको क्या बोलते, व्यवस्था तो थोड़े बहुत मिल गए, पर उनका जीवन स्तर कैसे सुधरेगा। इसीलिए तुम देखा होगा कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है। किसको मिलता है, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। ये जो काम करने वाले लोग हैं, इसमें हम लोग सिंपली एक अपनी भाषा में सिंपल भाषा में बोले तो लेबरर क्वालिटी के लोगों के लिए। किसके लिए है, लेबरर क्वालिटी के लोगों के लिए, मतलब जो दैनिक स्तर पर कुछ काम कर रहे हैं, इनका लाइफ सिक्योर नहीं होता है, इनका जिंदगी का कोई पहलू ही सिक्योर नहीं होता है। अगर मान लो कोई काम कर रहा है, 200 रुपए कमा रहा है, तो बहुत बड़ा सेविंग तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो 4 मुर्गी पाल रहा है, 10 मुर्गी पाल रहा है, तो क्या जीवन का एक हो सकता है नहीं, 500 रुपए कभी भी हम कमा सकते हैं। इसलिए प्रोत्साहित देता है। तुम देखा होगा कुक्कुट पालन योजना चलता है ना,
हाँ, पोल्ट्री फार्मिंग नहीं जी, पोल्ट्री फार्मिंग तो बड़ा स्तर का हो गया। कुक्कुट फार्मिंग, मुर्गी पालन, गांव में सरकार 5 बच्चा 10 बच्चा चूजा जो है वो फ्री में बांट देती है, अपने घर में पालिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप खाएंगे वही खाएगा, नहीं तब जाएगा अगल बगल टट्टी खा के आएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, मुर्गा खुद ही पल जाएगा। आप 6 महीना बाद इसको जाके बेचेंगे तो आपको 1000-2000 रुपए आ जाएगा, और इसका बहुत गांव में प्रयोग भी होता था। खैर वापस आओ, इसको लेकर यानी जो कामगार हैं इनका जीवन स्तर बेहतर कैसे हो, इसको लेकर सोचना किसका कर्तव्य है? राज्य का। ठीक है, और इसके तहत कुछ पहलू जो याद रखना है, जीवन स्तर को बेहतर कैसे कैसे कर सकते हैं। तो लोकली आप प्रोवाइड कीजिए, क्या क्या कीजिए? कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन कीजिए। किसका कीजिए? कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, ताकि उनको काम मिल जाए, वो पर डे काम करके आए, उनका एक स्टैंडर्ड जीवन हो। देखो 2 तरह का काम होता है, अगर तुमको पर डे का पता है कि काम मिल रहा है, तुम्हारा जीवन स्तर सही रहेगा कि नहीं रहेगा। पर महीना में 3 दिन 4 दिन काम मिल रहा है और वो भी दुविधा में हो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए अक्सर लोग चाहता है कि हमको परमानेंट काम मिल जाए। अगर मान लो यहाँ एक आइसक्रीम फैक्ट्री बना दी, अगरबत्ती फैक्ट्री बना दी, 10 आदमी को काम मिल गया, पर डे काम करने आएगा ना, तो जीवन स्तर सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? सुधरेगा। ठीक है, दूसरा, अगर कोई कहीं काम कर रहा है तो उसको निर्वाह मजदूरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब इतना सा मजदूरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि उसका जीवन क्या हो जाए? निर्वाह हो जाए। ये सब की चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 43। और इसी को मद्देनजर रखते हुए ही एक योजना आया था, जिसको क्या बोलते हैं? मनरेगा। क्या बोलते हैं? मनरेगा। तो ये वर्णित करता है मुख्य रूप से 41 को, लेकिन इसमें 43 भी क्या है? निहित है। 43 भी निहित है। तो उसको कम से कम एक सिक्योरिटी तो मिला है कि 100 दिन हमको काम मिलेगा, सिक्योर जीवन जीने का, सिक्योर काम का अधिकार कौन देता है? 43। अब ये बहुत छोटा सा पहलू हो गया, इस पर कोई फोकस जाता नहीं है। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, जो कि 43A में है। किसमें है? 43A। और ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस पर काफी मूवी बने हैं। ठीक है, 43A वाला जो है काफी मूवी बना है, ये नोट डाउन करना पड़ेगा, नहीं होगा। 43A जो है काफी मूवी सब में देखता होगा कि जो लेबर लोग है, मैनेजमेंट के किसी फैसला का वो लोग हमेशा विरोध करते रहता है ना। अब तो नहीं बनता वैसा, अनिल कपूर सब पहले खूब मूवी ऐसा बनाता था, गोविंदा सब उस समय में। हाँ, हमको अनिल कपूर का याद आ रहा है। हाँ, अब जो भी रहे, कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि जो मैनेजमेंट ग्रुप है वो अलग है, और जो लेबरर ग्रुप है यानी काम करने वाला वो अलग है। मैनेजमेंट वाला लेबर वाले के जो दे देगा वही रखना होगा। मैनेजमेंट जो फैसला ले रहा है उसमें उस लेबर का कोई योगदान नहीं है। तो इसके तहत ये व्यवस्था करने का दायित्व राज्य सरकार का है। ये ऐड किया गया बाकायदा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से। किसे ऐड किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। इससे ये ऐड किया गया कि जो मैनेजमेंट ग्रुप है किसी भी उद्योग में, वहां पर काम करने वाले जो वर्कर्स है उसका भी पार्टिसिपेशन होगा। अब क्या होता है, मैनेजमेंट का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला होगा या मैनेजमेंट का जो फैसला होगा, उस बोर्ड में लेबर का भी यूनियन का हेड बैठा हुआ रहता है। समझो, ये जो मिला है फैसिलिटी किस अनुच्छेद के तहत मिला है? 43A के तहत। जैसे मान लो यहाँ के मैनेजर हम हैं और 1-2 और आदमी है, मिला के एक बोर्ड बना लेंगे, और तुम सब लेबर हो, तुम्हारे लिए हम फैसला लेंगे, तो क्या तुम्हारे हित में होगा कि मेरे हित में होगा? वो फैसला हमेशा मेरे हित में होगा, क्योंकि हम कंपनी का फायदा सोचेंगे। तुम मरो ना, कोई फायदा फर्क नहीं पड़ेगा। पर तुम्हारा अगर कोई प्रतिनिधि बैठा हुआ है तो वो मेरा फायदा नहीं सोचेगा, वो किसका फायदा सोचेगा? तुम्हारा फायदा। अब दोनों जब बात करेंगे, डिस्कशन होगा, तो बीच में किसी मुद्दे पर पहुंचेंगे जिसमें मेरा भी फायदा और तुम्हारा भी फायदा। यही रिप्रेजेंटेशन जो हुआ मैनेजमेंट में किस अनुच्छेद के तहत? 43A। साफ साफ कहा गया है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि बताओ किस अनुच्छेद के तहत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई? किस अनुच्छेद में? 43A में। कब जोड़ा गया? 1976, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इसी के बाद एक और जोड़ा गया है कि आप यानी राज्य सहकारी समितियों के गठन और उसके संचालन को प्रोत्साहित कीजिए। सहकारी समिति छोटे स्तर के लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है। क्या अंबानी की होता है कमेटी, बोलते हैं उसको, कमेटी सुने हो कभी? दिल्ली सब में खूब चलता है। ठीक है, कमेटी में कुछ लोग, पता नहीं यहाँ भी चलता होगा, कुछ लोग मिलकर पैसा डोनेट करते हैं, मतलब डोनेट नहीं, जमा करते। जैसे मान लो 2000-3000 रुपए, और जो भी है उसी कमेटी बोलते हैं या कुछ बोलते हैं। जैसे मान लो 10 आदमी मिलकर बनाया
और हर महीने उसमें 2-2 हजार डाल रहा है, तो हर महीने कितना जमा हो गया? 20,000 हुआ ना जी। अब वो 20,000 को एक आदमी ले लेगा, ठीक है, और उसको शायद कुछ देना होता उसके बदले में थोड़ा थोड़ा करके। अब उसका 20,000 कभी औकात था, जो 2,000 रुपए सेविंग कर रहा है, क्या उसका औकात है कि 20,000 रुपए एक बार वो जमा करके खर्चा कर ले? नहीं, उससे वो उठा लेगा, खर्चा कर लेगा। ये तो 1 महीने का बोले, 5 महीना में कितना हो जाएगा? 1,00,000। अब सोचो, क्या उसके पास कभी एक गरीब आदमी के पास 1,00,000 रुपए जमा होता है? नहीं होता। उससे वो उठा लेगा और उठाकर वो थोड़ा थोड़ा करके फिर लौटाते जाएगा हल्का। जैसे मान लो 2,000 दे रहा है तो कितना दे देगा? मान लो 2500 दे देगा, 3। ये सिस्टम होता है। क्या यहाँ भी होता है? ठीक है, हाँ, जो भी है। तो कहने का मतलब है ये काफी हेल्पफुल होता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का छोटा रूप है, ठीक है। इस चीज का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, इस चीज को बढ़ावा। ये तो छोटे स्तर पे बताए, ऐसे ही बड़े स्तर पे भी होता है। तो राज्य का यह दायित्व है ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहन दे वो, ठीक है, उसको वो बढ़ाए ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। ये भी चर्चा किसमें किया गया है? 43 के बी में। किसमें किया गया है? 43 के बी। अब देखो, किसी के यहाँ कोई बीमार हुआ और इमीडिएट उसको 50,000 का जरूरत है, क्या कोई देगा? जिसका सैलरी 5,000-7,000 रुपए महीना है, क्या उसको 50,000 कोई देगा? साला कभी नहीं लौटा पाएगा, नहीं देगा। पर उस कमेटी में जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा, उसको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि वो तो सब एक ही जैसा आदमी है। सबको पता है कि आज हमको जरूरत, इसको है तो कल हमको जरूरत पड़ेगा, 50,000 इलाज करवा लिया। क्या उसका जीवन स्तर सुधरा कि नहीं सुधरा? और बहुत काम करता है, किसी का बेटी का विवाह करना हो या कुछ बड़ा खर्चा है, घर बनाना हो, कुछ करना हो, ले लेता है, फिर दे सटाता है, ठीक है। क्या बैंक तुमको लोन देगी कभी? बैंक बोलेगी पहले ये लाओ, पहले वो लाओ, ये कागज लाओ, ये कागज लाओ, अपना सैलरी स्लिप लाओ। बोलेगा साला जाते हैं, मालिक 500 का देता है, सैलरी स्लिप कौन से लाएंगे? ठीक है, तो ऐसे लोगों को बैंक लोगों भी लोन नहीं देती है, तो उनके लिए काफी फायदेमंद है। तो सरकार का यह दायित्व होगा कि सहकारी समितियों के गठन, नियंत्रण एवं प्रबंधन को बढ़ावा जाए। समझ में आया? किसमें कहा गया है? 43 बी में। किसमें कहा गया है और कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। अब देखो, अभी तक जो सीरियसली पढ़ते आ रहे हो, जो अब्सेंट नहीं किए हो एक भी दिन, सीरियसली पढ़ते आ रहे हो, उसको सहकारी समिति 3 बार सुनने को मिल गया ना। इतना बढ़िया क्वेश्चन बनता है, तुमसे पूछ लेगा निम्न से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति की चर्चा है? ऑप्शन में तीनों में से कोई एक देगा। क्या पूछा है? कुछ नहीं, वो सिर्फ यही पूछेगा सहकारी समिति की चर्चा कहाँ है। दे देगा भाग 9, ठीक है, भाग 9 बी, भाग 11, भाग 13। अब अनुच्छेद कुछ बोला क्या? खाली बोला सहकारी समिति की चर्चा कहाँ है। क्या आंसर हो जाएगा? भाग 9 का बी। दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सहकारी समिति की चर्चा कहाँ है? दे देगा अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19B, अनुच्छेद 19C, अनुच्छेद 19D। क्या हो जाएगा? सी। तीसरा दे देगा 41, 42, 42, 43, बी, 44। क्या आंसर हो जाएगा? याद रखना है, सहकारी समिति कितने जगह पड़े? 3 जगह, ठीक है। अगर तुमसे पूछ लेगा कि कौन से मौलिक अधिकार में सहकारी समिति की चर्चा है, तो वहां ये मत कर देना, वहां क्या हो जाएगा? 19 के सी में। कौन से निधि तत्व में मौलिक सहकारी समिति की चर्चा है? 43 के बी में, ठीक है। याद हुआ? चलो, क्या क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा है? अच्छा, वहां नहीं, इसमें अलग है, इसमें अलग है। वहां जो चर्चा किया गया है, वहां किया गया है 97th अमेंडमेंट 2011। कहां किया गया, कब किया गया है? 97th अमेंडमेंट 2011। और ये 1976 में ही था। कब था? 1976, ठीक है। ये शुरुआती दौर में। अरे सहकारी समिति पर नया चीज थोड़ी ना है, ये तो पुराना चीज है। पहले निर्देश दिया हुआ था राज्य को, आप यहाँ बढ़ाइए। क्या सरकार कभी इस पर फोकस की? कोई सरकार नहीं की, कभी नहीं फोकस, मारो ना ऐसे ही। तो लोगों का अधिकार है, ये बना सकता है सहकारी समिति के तहत अपना। ये जो कमेटी का चर्चा की है अभी, ये लोग ना बना रहे हैं, पहले सरकार आके रोक देती कि आप किस हक से ये कमेटी बना लिए। वो एक तरह का बैंक का काम करता है कि नहीं करता है? आप कैसे बना लिए? ये तो मेरा काम है, सरकार का काम है, आप कैसे बना लिए? तो वो हक दिया गया, किसमें दिया गया? 19 के सी में। ये लोग छोटे मोटे सहकारी समिति का भी इजाद कर सकते हैं, जैसे संगठन बनाते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अगला है समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड। किसमें है? 44। कॉमन सिविल कोड का अलग से क्लास लेंगे, इसलिए अभी यहाँ डिटेल नहीं बता रहे हैं, इसको अलग से इसका समझाएंगे। एक क्लास अलग से होगा कॉमन सिविल कोड का। सिर्फ याद रखना, पूरे भारत के लिए एक ही कानून होगा। क्या होगा? एक ही कानून होगा। अलग अलग राज्य में जितने भी राज्य हैं, सब में निवासी अलग अलग धर्म, जात, ये सब के होते हैं। स्पेशली धर्म के आधार पर कानून बंट जाते हैं। तलाक 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 हो गया, ठीक है। अगर हम मुस्लिम हैं और अपने पत्नी को तलाक 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 बोले, तो 3 बार बोलने से क्या हो गया? तलाक हो गया।
हिंदू है, तलाक तलाक बोलोगे चटाक ठीक है, नहीं होगा। हिंदू में ये व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कंप्लेन फाइल करना होगा, डाइवोर्स केस फाइल करना होगा, फिर केस लड़ा जाएगा, फिर तुमको पैसा देना होगा, फिर रोगे बाबू इतना नहीं दिया पारबो, ठीक है, फिर कम किया जाएगा। पत्नी बोलेगी लेंगे, हर हालत में लेंगे, मारवो करेंगे साले को, ठीक है, फिर वो लेगी आधा संपत्ति तुम्हारा और लेकर जाएगी। ये हुआ हिंदू का। मुस्लिम में कुछ नहीं दिया जाता है। मुस्लिम में तलाक तलाक तलाक, जाओ तुम कौन हो, 95 नहीं करते हैं, ठीक है, ये होता था। सरकार उसको बंद की, बोले नौटंकी करेगा जी, हिंदू इतना कष्ट रहेगा तुम लोग मौज करेगा ये जो तलाक वाला व्यवस्था है, देखो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा लड़ाई ये तो ठीक है, लड़का तो सब दिन बदनाम है, पर आज के डेट में सबसे अधिक हिंदू में जो टॉर्चर करती है वो लड़कियां करती है तलाक के समय में, पैसा लेने के चक्कर में। आज धंधा बन चुका है काफी सारी लड़कियों का। हम समर्थन नहीं कर रहे हैं लड़कों का, लड़का बढ़िया है, कई लड़के हरामी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो तलाक शादी करने लायक ही नहीं है, बाप माँ जबरदस्ती करवा दे रहा है। ऐसे लड़कों को शादी करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन ऐसे लोगों का भी शादी हो जाता है, तो वो लोग तो है ही। पर लड़कियां भी आज कम नहीं है, लड़की इस चीज को पैसा बना चुकी है, शादी कर ली उसके बाद नहीं रहेगी हस्बैंड के साथ, और साल भर 6 महीना बिता ली, उसके बाद डिवोर्स केस फाइल करवा देगी और आधा संपत्ति लेके चले जाएगी। कई जगह पे ये देखा गया है, ठीक है। खैर वापस हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। तो ये दोनों धर्म में अलग अलग हुआ ना, हिंदू और मुस्लिम में अलग अलग हुआ। तो हिंदू मुस्लिम में जब अलग अलग हो गया तो कानून एक जैसा नहीं रहा। इसी के लिए इस तरह के कई व्यवस्था है। क्या हुआ जी, भागो, चलो चलो बरसो कहीं जाके, चलो क्या कर रहा था, ठीक है बैठो, ठीक है। तो सभी के लिए एक जैसे कानून होंगे, इसी को कहते हैं समान सिविल संहिता। क्या कहते हैं? ये सबसे पहले लागू हुआ था गोवा में। कहां हुआ था? गोवा में। उसके बाद अभी सरकार बोली है पूरे भारत में लागू होगा, ठीक है। कौन सी सरकार बोली हुई? कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार? ठीक है। तो अब कॉमन सिविल कोड पूरे देश में लागू हो जाएगा और कुछ समय में हो जाएगा। और नए वाले कॉमन सिविल कोड के तहत जो नया कानून आया, पहला लागू करने वाला राज्य हुआ उत्तराखंड, ठीक है। आगे चल के इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो याद रखना, समान सिविल संहिता का चर्चा किसमें किया गया है? 44। समान सिविल संहिता मतलब सभी के लिए समान कानून, किस अनुच्छेद में? 44, ठीक है। चलो अगला है, ये तो पहले हम चर्चा किए हुए हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देख रेख एवं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाना राज्य का दायित्व है। ये कहा गया है 45 में। किसमें कहा गया है? 45। और यही 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देख रेख, इसी के लिए किया जाता है आंगनबाड़ी की व्यवस्था। किसका किया जाता है? आंगनबाड़ी। देखे हो ना, तो यही वाला है। और 6 से 14 वर्ष के लिए चरवाहा विद्यालय देख ही रहे हो, ठीक है, किताब उताब सब मिलता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था हो गया इनके लिए। किस अनुच्छेद के तहत? 45 के तहत। तुमको अधिकार भी मिले हुए हैं, तुम्हारे माँ बाप का फर्ज भी है और राज्य का दायित्व भी है। तो राज्य अपना दायित्व को निर्वाह कर रही है, वो किताब वगैरह भिजवा देती है, ठीक है। सरकारी किताब फ्री में मिलता है ना, मास्टर ना लेता है, सरकार तो फ्री में दे रही है ना, ठीक है। तो सरकार फ्री में प्रोवाइड करवाती है। कॉपी भी मिलता है क्या? फ्री में ना किताब का, किताब सरकारी छपा हुआ आता है तो उसमें लिखा रहता है बिहार सरकार, नहीं आता है। अच्छा, कॉपी भी मिलता है क्या? खाली किताब? ठीक है, ठीक है। यही जो तुम देख रहे हो, यही सब व्यवस्था किसके तहत किया गया? 45। किसके तहत? 45 के तहत। चलो अगला है ST SC या अन्य दुर्बल लोगों के लिए अर्थ संबंधी मतलब पैसा संबंधी सहायता करना तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इसको लगभग राज्य लागू करती है। तुम देखा होगा कि जो छोटे तबके के लोग हैं, जो दुर्बल लोग हैं, उसको सरकार पैसा देती है, कुछ देती है ना, कि आपको हम 500 रुपए महीना दे रहे हैं या 1000 रुपए महीना दे रहे हैं। ये देखा होगा अलग अलग लोगों को मिलता है। और जो बिहार राज्य है, अभी झारखंड राज्य हो गया या कुछ भी हो गया, देखोगे महिलाओं के लिए स्कीम, अभी लालू यादव का औलाद, क्या नाम है, तेजस्वी यादव, अनाउंस किया है कि हम लड़कियों को 2500 टका देंगे, ठीक है। ये क्या है? ये नौटंकी है ना। ये नौटंकी किसके तहत हो रहा है? इसके तहत, ठीक है। किस ST SC या अन्य दुर्बल वर्ग के लोगों को अर्थ संबंधी सहायता, क्या दिया जाता है? अर्थ संबंधी सहायता, ठीक है। या और किसी तरीके से अगर उनके सामाजिक स्तर को हम सही कर सकते हैं तो उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 46। किसके तहत? 46। तो याद रखना, लोग
इसी के तहत काफी सारी व्यवस्था और भी होते हैं जो सामाजिक स्तर सुधारने के लिए राज्य चाहे तो कर सकते हैं, इसीलिए कोई रोक नहीं सकता है। क्या पैसों की बर्बादी है कि नहीं है? पैसों की तरह देखो बर्बादी है, क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है उसका। देखो हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होने चाहिए या पैसा नहीं मिलने चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। पहले लोग कमा के खाता था, बीच में ऐसा हुआ है कि बच्चों को मिल जाता है अनाज 5 किलो 7 किलो पर बच्चा, कमाना छोड़ दिया सब, क्योंकि बच्चा का अनाज आइए रहा है ठीक है, उसी से खाएगा। वो अनाज खाएगा वो माड़ चावल ही, वो दाल चावल जो भी मिलता है वो दुकान में जाके बेच देता था और उससे पैसा ले लेगा। ठीक है, तो जीवन स्तर सुधर कहाँ रहा है और बर्बाद हो रहा है। ठीक है, खैर वापस आओ। तो किस अनुच्छेद में कहा गया कि एसटी एससी या अन्य दुर्बल वर्ग के लोगों को असंबंधित सहायता मिलेगा? 46। ठीक है, 46। अगला है 47, 48, 48A। ये तीनों चीजें है कृषि और पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि, पर्यावरण और तुम्हारा स्मारक जो होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों से एक एक करके देखते हैं। ठीक है, 50 पहले तो आ गया तुम्हारा 47। 47 में तुम्हारा स्वास्थ्य है। क्या है? लोगों का स्वास्थ्य। राज्य का यह दायित्व है वो अपने यहाँ पे रहने वाले लोगों को अच्छा खाना प्रोवाइड करवाए, उनके स्वास्थ्य का अच्छा देखभाल करे और इनके हित में गंदा बच्चा अगर हो गया है तो उसको डांट डपट के मुंह तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जो दारूबाज है उसके लिए दारू बंद करवा देंगे, ये गार्जियन के रूप में काम कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 47 के तहत। याद रखोगे, लोगों के जीवन स्तर तथा पोषाहार स्तर को बेहतर करना किस अनुच्छेद में कहा गया है? और इसी के तहत राज्य सरकार दारू बैन करती है। ठीक है, बोलती है हमको तो अधिकार है, कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि हम दारू बैन करके क्या कर रहे हैं? लोगों का जीवन स्तर सुधार रहे हैं। और इस बार दारू खुल जाएगा, मेरा जहां तक अनुमान है कि 2025 के इलेक्शन के बाद दारू बिहार में मिलने लगेगा, क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार रहेंगे नहीं, और रह भी गए तो वो गांजा पी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अभी तक बाहर में पी रहे, मतलब अंदर में पी रहे थे, बाहर में पिएंगे, उनका मानसिक हालत ठीक है नहीं। तो मुख्यमंत्री तो वो बनने वाले है नहीं। जो भी बनेगा नया, जिसका भी सरकार आए, चाहे बीजेपी का आए या अन्य किसी पार्टी का आए, संभवतः चांस है बीजेपी ही आएगी। ठीक है, आरजेडी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ये देख लेना। ठीक है, तो आने वाले समय में दारू वगैरह पर से बैन हटेगा, बिहार में खुलेआम बिकेगा। ठीक है, और अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत बैन किया गया था? 47 के तहत। ठीक है, चलो अगला है कृषि एवं पशुपालन को उन्नत करना। कृषि एवं पशुपालन को उन्नत मतलब राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि कृषि के क्षेत्र में प्रयास कीजिए और उसको एडवांस कीजिए, ताकि जिंदगी भर लोग उसे क्या बोलते हो, हल से खेत जोतते ना रहे और डंडा खमा से पानी बढ़ाते ना रहे, नहीं तो उनका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। किसमें कहा गया है? 47 में, 48 में। किसमें कहा गया है? 48। 48A में क्या है? पर्यावरण का सुधार। क्या है? हाँ, पर्यावरण एवं वन और वन्य जीव का संरक्षण। पर्यावरण की सुरक्षा एग्जाम में कई बार पूछे गए। अब देखना, रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा पर्यावरण की सुरक्षा का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, अब आंसर जो मैक्सिमम बच्चा करके आया और तुम्हारे सेट में आज जो आंसर आज भी आ रहा होगा वो ले रहा होगा 48 से। ठीक है, वो हो जाएगा गलत, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है? कर्तव्य। तो कर्तव्य हो जाएगा 51A। पर्यावरण की सुरक्षा का चर्चा किसमें किया गया? अगर खाली यहां देता तो आंसर होता 48A। क्या होता? 48A। कि राज्य का यह दायित्व है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा का ख्याल करे। किसमें कहा गया है? 48A। वन और वन्य जीव का संरक्षण भी किसमें करे? 48A में। 49 में कहा गया जो स्मारक हैं, किसमें कहा गया है? 49। जो स्मारक हैं, जो बिल्डिंग्स हैं पुराने, उसका भी आप क्या कीजिए? संरक्षण कीजिए। किसमें कहा गया है? 49 में। किसमें कहा गया है? 49। ठीक है, आज थोड़ा ज्यादा हो गया ना जी, चलो कोई बात नहीं। 2 अनुच्छेद और बचा है, इसको भी सुन लो। 50, 50 और 51। ठीक है, 50 में क्या कहा गया? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। और 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय, हाँ, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं भाईचारा बनाए रखना। ठीक है, राज्य में कोई ऐसा काम ना कर दे जो बाउंड्री पर है, ताकि उसका इंटरनेशनल, जैसे मान लो कि पंजाब से यहाँ से रोज 2 पटाखा फेंका जाए पाकिस्तान में, भारत देश रिस्पॉन्सिबल है कि पंजाब रिस्पॉन्सिबल है? भारत देश रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पंजाब का वहां क्या रोल, क्योंकि वह इंटरनेशनल संबंध हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे घर और मेरे घर के बीच में एक दीवार है, तुम्हारे घर से मेरे घर में रोज कूड़ा फेंका जा रहा है, तुम्हारा बच्चा फेंक रहा है,
पर हम बाहर निकलेंगे तो किसको आवाज देंगे, बच्चे को या तुमको? तुमको आवाज देंगे। मारेंगे किसको, तुमको या बच्चे को? तुमको मारेगा। पहला दिन तो समझाएंगे, दूसरे दिन फिर फेंक रहा है, मतलब तुम अपने बच्चे को समझाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। तो भारत देश नहीं समझाओगे? क्या बोल रहा है, क्या बोल, हुआ ही नहीं बच्चा, देख रहे हो? ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बाउंड्री पे कोई राज्य है तो राज्य रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? देश। तो राज्य का यह दायित्व है कि इंटरनेशनल बाउंड्री पे थोड़ा सा आप ज्यादा कंसस रहे और ऐसा कुछ ना करें जो अंतरराष्ट्रीय अशांति पैदा करे। ठीक है, इसीलिए आपका यह कर्तव्य बनता है। किसमें कहा गया है? 51। ठीक है, चलो रिपीट करो फटाफट। 33 में क्या कहा गया है? मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है किसी डिपार्टमेंट में जहां डिसिप्लिन की आवश्यकता हो। तो 34 में क्या कहा गया है? मार्शल लॉ। 34 में मार्शल लॉ। 35 में क्या है? ऐसे कानून जिस पर सिर्फ संसद ही मतलब ऐसे मामले जो संसद कानून बनाएगा। ठीक है, 37 में क्या कहा गया? नीति निष्पक्ष तत्व न्यायालय में नहीं जा सकता है। 38 में क्या है? लोक कल्याण। लोक का कल्याण कैसे होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करके। ठीक है, 39 में क्या है? ए और डी, बस 39A में समान जीविका का अपॉर्चुनिटी और निःशुल्क विधिक सहायता, और डी में समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, 40 में पंचायती राज। 40 में पंचायती राज। 40 में पंचायती राज। 41 में काम करने का अधिकार। ठीक है, काम करने का अधिकार। अगर हमारे यहाँ पे कोई अलग से कुछ ऐसे वर्ग हैं जो असमर्थ भी है, उनको भी काम करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, चलो 42 में क्या है? कार्यस्थली। कार्यस्थली प्रॉपर होनी चाहिए। कार्यस्थली पर मानव, क्या बोलते हो, मानव के युक्त व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जानवर के जैसा कहीं पे भी काम करवा रहे हैं और हमारे यहाँ करवाया जाता है। इसका पालन हरगिज नहीं होता है। एक क्षेत्र बताओगे वो कौन सा क्षेत्र है? खान विभाग में। ठीक है, खान में काम करते हुए कभी देखे हो? सबसे दुर्गम जीवन जो होता है वो है खान में। एक तो पहले सिक्योरिटी नाम के जीरो होता है, कब गिर जाएगा कहाँ, कई लोग ऐसे मरते हैं, कब गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, कोयला का खदान होगा, कोई खदान हो। और दूसरा, सोचो कैसा सिचुएशन है, ना तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा ना और कुछ। अब तो थोड़ा बहुत प्रोवाइड करवाया भी जा रहा है, जहां पर ज्यादा दूर जाना होता है तो ऑक्सीजन वगैरह का मास्क वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है। नहीं था पहले ऐसे ठूस दिया जाता था। केजीएफ देखे हो ना? केजीएफ जैसा सिचुएशन पहले होता था। ठीक है, उतना नहीं होता था लेकिन उसके थोड़े से स्तर पे, मतलब उसमें अगर 100 दिया हुआ है तो 1 पॉइंट, समझ में आया? केजीएफ में अगर 100 लेवल पे दिखाया है इसका 1-2 पॉइंट होता था पहले। भेज दिया है अंदर, तुम मरोगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन ड्यूटी पूरा करना होगा, इस तरह का काम पहले भी होता था। ठीक है, चलो आ जाओ। तो काम करने वाले जगह पर प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए। किसमें कहा गया है? 42। प्रसूति महिलाओं के लिए खासकर व्यवस्था सुनिश्चित करना, किसमें है? 42 में। ठीक है, 43 में क्या है? कर्मगारों के अधिकार की रक्षा। कर्मगारों के अधिकार की रक्षा करना किसका दायित्व है? राज्य का। उनके जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए इसकी भी ख्याल करना किसका जिम्मेवारी है? राज्य का। अगर कोई काम करवा कर किसी को 500 की सैलरी देता है तो दिन चल जाएगा उसका, लेकिन 50 रुपए देता है तो नहीं चलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो राज्य सरकार उसको मना करेगी और बोलेगी कम से कम तो 302 ही दो। ठीक है, ये कौन करता है? राज्य सरकार। किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, इसके बाद उद्योगों के प्रबंधन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, लेबर्स का योगदान किसके तहत? 43 से। ठीक है, इसके बाद जो भी छोटे लोग हैं इनके बीच में जो सहकारी समितियों का योगदान होता है उसको प्रोत्साहन दिया जाए। किस अनुच्छेद में? 43B। समान सिविल सहायता 44। राज्य का यह कर्तव्य होगा, सॉरी दायित्व होगा, वह अपने यहाँ रह रहे जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे हैं, इन दोनों के लिए खाने पीने और पढ़ने का उचित व्यवस्था करवाए। किस अनुच्छेद में? 45 में। ठीक है, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि जो निचले तबके के लोग हैं, एसटी एससी या अन्य जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं, उनको अर्थ संबंधी भी सहायता आप दे सकते हैं। किसमें? 46 में। ठीक है, यहां तक हो गया लोगों का चर्चा। अब 47 तक। 47 में क्या कहा गया है? अपने यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता आप करें, उनका जीवन स्तर सुधरे और खाना पीना का व्यवस्था थोड़ा ढंग का रखिए। ठीक है, ये किसमें कहा गया है? 47।
इसलिए तुम देखा होगा कि सरकार जो है कई तरह की योजना चलाती है कि 20 टका में दाल ले जाओ भाई, 15 टका में दाल ले जाओ। कहा दाल खाओगे तो थोड़ा बहुत तो प्रोटीन मिलेगा, ऐसा ना हो कि नमक चावल खाते हुए दिन निकाल दो, तो खाओ। तो इसके तहत 47 के तहत अगला है कृषि एवं पशुपालन का व्यवस्था जो है उसको उन्नत करने का भी सुझाव दिया गया है। किसमें? 48 में। पर्यावरण सुरक्षा किसमें? 48 से। वन्य जीव, वन और वन्य जीव की सुरक्षा 48A। आपके यहाँ स्मारक की सुरक्षा 49, किसमें? 49 में। देश के अंदर मतलब जो भी हमारे यहाँ पे है क्या बोलते हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता और सौहार्द को बनाए रखना, ये भी राज्य का कर्तव्य होगा। अपने यहाँ पे आप ऐसा कुछ मत, स्पेशली किस पर लागू होगा? बॉर्डर वाले देशों पे। अभी रिसेंटली जैसे कई घटना देखा होगा, जैसे बिहार में ही देखोगे, बिहार का बॉर्डर किससे मिलता है? नेपाल से। यूपी का बॉर्डर किससे मिलता है? नेपाल से। अगर हम लोग कुछ घटना ऐसा अंजाम दे देते हैं नेपाल के बॉर्डर पे, तो सरकार, देश को पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। पर क्या बिहार प्रभावित होगा? सिर्फ ये भारत प्रभावित होगा? भारत प्रभावित होगा। इसीलिए ये भी सरकार का दायित्व है कि इंटरनेशनल समझौता अगर कुछ हुआ है या इंटरनेशनल जो शांति है उसको बनाए रखना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है।